अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। जुम्मा मुबारक आप सबको। और पूछना चाहूँगी कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं, खुशखाश हैं? रोज़ आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से, क्योंकि हम सबका सरचश्मा होते हैं हमारी आगे आने वाली नस्ल, और उनके अंदर जो डिफरेंट तब्दीलियाँ होती हैं, जिसमें से एक बहुत अहम मोड़ होता है बलोगत का, जिसको हम प्यूबर्टी भी कहते हैं। तो बलोगत जो है लड़कियों के अंदर अगर बात की जाए तो 9 से 11 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। अगर हम लड़कों की बात करें तो 11 से 14 साल की उम्र में जो चेंजेस आते हैं उनको बलोगत कहते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम आज इस पे प्योर तरीके से डिस्कशन करें कि बलोगत के जो मराहिल होते हैं उसको कैसे फेस करना चाहिए। पेरेंट्स अक्सर ऐसी बातें अपने बच्चों से नहीं करते और ये समझते हैं कि ऐसी बातें करने से जल्द बच्चे जो हैं वो ज़हनी तौर पर जवान हो जाते हैं, या ऐसी चीज़ों से उनके जहन पर डिफरेंट असरात मुरतब होते हैं। मगर माहिरीन तब्दीलियों को समझते हैं कि जिसमें निज़ाम इस्तेमाल और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कितने ज़रूरी हैं। फिजिकल चेंजेस के साथ साथ मेंटल चेंजेस के ऊपर कैसे उनको सामना करना पड़ता है। माँ को ये कहा जाता है कि अपनी बच्चियों को जैसी वो 8, साढ़े 8, 9 साल की हों तो बताना शुरू कर दें कि उनको एक ऐसा मरहला होगा जो उनकी ज़िंदगी भर जो है उनको कितने सालों तक उनको इस मरहले से गुजरना पड़ेगा, और वो होता है पीरियड्स का। और ऐसी बातें जो होती हैं हम समझते हैं कि स्टीरियोटाइप में नहीं बतानी चाहिए, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त बदलते वक्त के साथ साथ जो है अंदाज़े गुफ्तगू भी बदल गई है। और ऐसी चीज़ें जब हम बताते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चों में वो जो कश्मकश होती है, पूछने के सवाल होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और उनको पता होता है जो फिजिकल चेंजेस उनमें आ रहे हैं, जैसे बॉडी के ऊपर डिफरेंट हेयर्स आ जाते हैं, मर्दों में, लड़कों में जो है हल्की की दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, और एक बच्चा जो होता है अपने आप को स्ट्रेंथन फील कर रहा होता है क्योंकि उसमें डिफरेंट किस्म की एनर्जी आ जाती है, वो एक डेवलपमेंट होती है एक मैनलीहुड में। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर आप डिस्कस करेंगे। जो जिनकी बच्चियां हैं घर में उनको क्या करना चाहिए, जिनके बच्चे हैं घर में उनको इस तरीके से जो है कैसे अपने बच्चों को बताना चाहिए, कैसे उनको जहन को तैयार करना चाहिए। और इसके साथ साथ ग़िज़ा के ऊपर हम बात करेंगे, कौन कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए बच्चियों के हवाले से और बच्चों के हवाले से। बच्चियों की जो ग़िज़ा होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है, उनमें विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जो पीरियड्स होते हैं इस मरहले में जो बच्चियां होती हैं वो अपने आप को वीक फील करी होती हैं, तो उनको क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए जिससे उनकी स्ट्रेंथ वापस आ सके, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चियां होती हैं और ऑटोमेटिकली इस चीज को लेके चलना, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है। और हम बच्चों की बात करें तो ऑब्वियसली उन्होंने जीना है और इस माशरे का एक हिस्सा होता है, एक बहुत कहते हैं इंपॉर्टेंस रखता है। तो लड़कों के लिए जो है इस हवाले से कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन कौन से फायदेमंद चीजें होती हैं और कैसे उनका लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आपकी मानी जानी डॉक्टर, जो कि आपने उनकी वीडियोस भी देखी, उनके पॉडकास्ट भी देखे, हमारे शोज का भी हिस्सा रही हैं, उनको हम दावत दें। तो डॉक्टर हफ्जा ने हमें ज्वाइन किया है आज और मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक है, सो मच जी, अल्लाह का शुक्र है। टॉपिक इतना भारी था कि मेरा इयरिंग ही गिर गया नीचे। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहिबा, बलोगत ये ऐसा एक स्टीरियोटाइप है जिसके बारे में हम बात करना चाहते ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बदलते वक्त के साथ साथ अब लोग इस टैबू को तोड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या कहेंगी बच्चों के हवाले से, बच्चियों के हवाले से? मेरा ख्याल है कि जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है ना। अब आप बच्चे, हमारे सबके हाथों में टैब है, मोबाइल है, तो बच्चे ऑलरेडी अवेयर हैं कहीं ना कहीं, इवन कार्टून्स देखते हुए, इवन शॉर्ट्स देखते हुए, तो कहीं ना कहीं बच्चों को वो नॉलेज मिल रहा है। और बजाय ये कि हमारे बच्चे जब बाहर से इस तरह का कोई नॉलेज ले रहे हैं या इधर उधर से, तो हमें चाहिए कि हम खुद उन बच्चों के साथ ओपन कुछ टॉपिक्स पे बात करें। जैसे आपकी बच्ची है 7 से 8 साल के दरमियान है, अगर फैमिली में कोई प्रेगनेंसी है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। हमने अब वो जमाना नहीं है जब आप कहते थे बच्चे वहां से आ गए थे, आया था हॉस्पिटल में ले आए थे। अब प्रॉपर है। मेरा छोटा सा बेटा है, वो किसी का बड़ा पेट निकला देखता है तो वो कोई कार्टून स्पाइडरमैन वाले देखता है तो वो कहता है मम्मा इसके पेटू पे बेबी है, इसके पेटू पे बेबी है। तो बच्चे अवेयर हैं। तो बजाय ये कि आप अपने बच्चों से झूठ बोले, आप उनको हकीकत बताना शुरू करें। और वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल, टैबलेट, बच्चों को जो इधर उधर से इंफॉर्मेशन मिलनी है, बहुत बेहतर है कि माँ अपनी बेटियों से और बाप अपने बेटों से एक स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो बात करना शुरू कर दें, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा अर्ली प्यूबर्टी आ रही है। आपने देखा है कि बिल्कुल, हाँ। और 7-8 साल की बच्चियां जो हैं इस वक्त कहते हैं कि प्यूबर्टी, मेरे केस में 9 इयर्स की बच्ची मैंने देखी है जो है, जिसकी सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है 9 साल की उम्र में, और मैंने अर्लीस्ट केस देखा है। और उसके साथ साथ उस बच्ची को साथ ही हार्मोन्स के मसाइल भी डायग्नोज हो चुके थे। हाँ जी, और उसको PCOS
PCOS भी डायग्नोस हो चुका था छोटी सी उम्र में। उसका मसला ये है कि आजकल जो लाइफस्टाइल बेहतर नहीं है, खाने पीने की रूटीन अच्छी नहीं है, हार्मोनल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, मेकअप का इस्तेमाल। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी बेटियों को स्कूल से पिक करने जाती हूँ, यकीन करें 2 क्लास की बच्चियां ब्लश लगाए हुए होते हैं, इतने इतने परफ्यूम्स लगाए होते हैं, इनमें जितने भी पैराबेन्स होते हैं, इन प्रोडक्ट्स में जितने भी थैलेट्स मौजूद होते हैं, जितने भी BPA ये सब के सब जाके आपकी बॉडी में जीनो एस्ट्रोजन यानी कि आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन पैदा करते हैं और आपकी बच्चियों को बहुत जल्दी प्यूबर्टी आ रही है। अच्छा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपने कौन-कौन सी चीजें जो इस्तेमाल नहीं करनी, डॉक्टर साहब बताएं। जब भी आपने अपनी बच्चियों को प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करवानी है, सबसे पहले कोशिश करें कि बेबी लोशंस आर फाइन, आप उनको बेबी लोशंस यूज करवाएं, मॉइस्चराइजेशन के लिए आप उनको वैसलीन यूज करवाएं, कोकोनट ऑयल यूज करवाएं, पेट्रोलियम जेलीज यूज करवाएं, लेकिन आप बिल्कुल भी अपने बच्चों को जो है वो प्रोडक्ट्स यूज ना करवाएं, क्योंकि जब भी आप कॉम्पोजिशन देखेंगे उसके ऊपर लिखे होंगे पैराबेन्स, थैलेट्स, जिन भी लोशंस में, जिन भी क्रीम्स में। और सबसे जो बुरी चीज है आजकल जमाना बॉडी वॉशेस का आ गया। आपको पता है हर घर में बॉडी वॉश, साबुन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। और साबुन सबसे अच्छा है, क्योंकि साबुन जब आप अपनी बॉडी की सरफेस पे लगाते हैं, वॉश करते हैं, तो वो उतर जाता है। वो जो बॉडी वॉशेस है, क्योंकि लगाने के बाद आपने देखा स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, वो उसके पैराबेन्स आपकी स्किन से चिपक जाते हैं और उसके बाद स्किन कैंसर, अर्ली प्यूबर्टी, हार्मोन खराब और बहुत सारे एक्सपोजर है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर हफ्सा, बच्चों की बात करें, लड़कों की बात करें, हमने अपने बच्चों के हवाले से बात की है। लड़कों के लिए एक तो बहुत डिफरेंट चेंज होता है, एक बच्चा जो होता है वो एकदम से एडल्टहुड में आ जाता है, तो उसके चेंजेस होता है चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है। समटाइम्स पेरेंट्स कहते हैं कि बदतमीज हो गया हुआ है, बात नहीं सुनता, इसके अलावा अजीब अजीब सी ख्वाहिशें करता है, ये खाना है वो खाना है। अक्सर बच्चे वेट गेन भी करते हैं और अक्सर लूज भी करते हैं जी, क्या करना चाहिए? अच्छा, ये मेल हार्मोन है ना, वो अल्लाह ने डोमिनेंट ही बनाया है। जब बच्चों में, बेटों में टेस्टोस्टेरोन एक्सपोज होना शुरू होता है, उनका मेल हार्मोन बनना शुरू होता है, तो मेरा ख्याल है साथ ही जो है वो बच्चों के ये मिजाज में चेंज आना शुरू हो जाता है, उनमें एक अथॉरिटेटिव सी नेचर आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा रोल है। सेकंड, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से अर्ली प्यूबर्टी आ रही है, आपने देखा है कि जितना ज़्यादा मोटापा होगा उतनी जल्दी हार्मोन एक्सपोजर होगा। तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारा फास्ट फूड है, और जितना भी जंक है, जितना ज़्यादा आप फ्राई खाते हैं, जितना ज़्यादा आप ट्रांस फैट खाते हैं, सबके सब आपकी बॉडी में जा रहा है, जल्दी से आपका वेट गेन कर रहा है। और आपको पता है जितना शॉर्ट स्टेचर होगा, मतलब आपकी बोन्स में एक कैपेसिटी है, हमारी कुछ बोन्स होती हैं, बोन्स प्लेट्स होती हैं जो कि हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प कर रही होती हैं, और वो बॉयज जो जल्दी मोटे हो जाते हैं उनकी वो ग्रोथ प्लेट्स जल्दी बंद हो जाती हैं, उनका कद बढ़ना जल्दी बंद हो जाता है। और कुछ ऐसे जो नॉर्मल अपनी ग्रोथ के हिसाब से चल रहे होते हैं, जिनका खाने पीने की रूटीन अच्छी है, उनकी ग्रोथ प्लेट 20 से 21 साल की उम्र तक क्लोज होती है। और एक लेटेस्ट रिसर्च है, एक ऑस्ट्रेलिया का पेपर है, जिसमें मैंने पढ़ा कि बॉयज इवन 27-28 साल तक भी कद अपना 1 से 2 सेंटीमीटर मजीद बढ़ा सकते हैं, जो उनकी स्पाइन की ग्रोथ प्लेट्स हैं उनको मैनिपुलेट करके। के ऊपर बात करना चाहती थी, जैसे ही माएँ समझती हैं कि बलोगत का पीरियड आ गया है लड़कों को, लड़कियों को, तो इनका कद रुक जाएगा, हाँ जी, तो कद नहीं बढ़ेगा। लड़कियों के हवाले से भी बात की जाती है और लड़कों के हवाले से भी बात की जाती है। बहुत मिसकंसेप्शन है। इवन मैं व्हेन आई रीच टू माय मेंस्ट्रुएशन तो मेरा कद भी थोड़ा छोटा था और सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हाय बहुत कद छोटा, और मेरी मम्मा भी परेशान होती थी कि पता नहीं हाइट छोटी रहेगी। ऐसा नहीं है। जब बलोगत स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, उससे पहले का जो 1 साल होता है ना, उसमें कद मैक्सिमम बढ़ता है, ये हकीकत है। लेकिन उस मेंस्ट्रुएशन के बाद भी गर्ल्स की जो हाइट है वो 13 साल के बाद भी 6 से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है, लेकिन उसमें आपने ख्याल रखना है। इसी तरह बॉयज भी जब प्यूबर्टी आ गई है, अगर 16 साल की उम्र में आई है, इसके बाद बॉयज का कद ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है मैक्सिमम। अच्छा। इतनी ज्यादा हाइट बॉयज की और इतनी ज्यादा गर्ल्स की हाइट बढ़ सकती है। उसमें करना क्या है, आपके ग्रोथ हार्मोन होते हैं ना बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन है, एक हमारा थायराइड हार्मोन है, हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, ये सब के सब स्टिमुलेट कैसे करवाने हैं। ग्रोथ हार्मोन आपका स्टिमुलेट इसलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि आजकल आपने ना देखा है सबसे ज्यादा जो नींद पूरी नहीं करते,
बच्चे नींद पूरी नहीं कर रहे, जैसे ही आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होगा आपका ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होने के स्पेसिफिक आवर्स हैं कि आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, सुबह को आप 7 से 8 बजे उठ रहे हैं, उस टाइम पे आपका मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद जितना ज्यादा आप नेचर के करीब रहेंगे, जितनी ज्यादा आप घर की खुराक खाएंगे, उतना ज्यादा आपका ग्रोथ हार्मोन, आपका IGF, आपका इंसुलिन, आपका थायराइड, आपका PTH बॉडी को उतना ज्यादा सपोर्ट करेगा। बहुत सारे लोग हैं ना इतने इतने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, लेकिन उन सप्लीमेंट्स के बावजूद उनका कद नहीं बढ़ रहा होता, क्योंकि उनकी बॉडी में वो PTH पैराथायराइड हार्मोन है, वो ही सपोर्ट नहीं हो रहा ना, विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, उनको पता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बॉयज स्पेशली जो मेरी वीडियो देखें तो उनके लिए है कि अगर वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं तो स्प्रिंटिंग स्टार्ट करें। स्प्रिंटिंग आपने करना क्या है, इसमें सिंपल सा मेथड है, 30 सेकंड बहुत तेज दौड़ना है, उसके बाद 90 सेकंड का रेस्ट करना है, फिर 30 सेकंड की स्प्रिंटिंग करनी है। और जब भी आपने ये वाली स्प्रिंटिंग करनी है तो आपने हार्ड सरफेस के ऊपर करनी है। जब आप 30 सेकंड के लिए स्प्रिंटिंग करते हैं, 90 सेकंड का रेस्ट देते हैं, तो आपकी बॉडी स्पेसिफिक ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, IGF-1 रिलीज करती है, जिससे आपका कद बढ़ता है। स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा मदद करती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्प्रिंटिंग करनी है तो वो रेगुलर भागते रहते हैं, वो वाली स्प्रिंटिंग नहीं करनी, आपने इंटरवल के साथ करनी है, ताकि अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपकी बॉडी में साथ कॉर्टिसोल भी रिलीज होगा, जिसका नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, तो आपने पॉजेस दे के 30 सेकंड की दिन में 8 दफा स्प्रिंटिंग करनी है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। डॉक्टर हफ्सा, इमोशनल चेंज, हाँ जी, लड़कियों में अगर हम बात करते हैं, छोटी बच्चियां होती हैं 8 साल तक खिलौनों से खेलती हैं, 9 साल में अगर उनको स्टार्ट हो जाते हैं उनके पीरियड साइकिल, तो एकदम से चेंजेस आ जाते हैं, वो एकदम से उनको ये नहीं समझ आ रही होती वो चाइल्डहुड में है या वो एडल्ट बन रही हैं, तो टीन्स में जा रही हैं, तो उन चेंजेस को हम कैसे कर्व कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे से ओपन बात करनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग करनी चाहिए। इस चीज का ताल्लुक उनकी एज से नहीं है, 9 साल है, खेलने की उम्र है। हाँ, जो उनकी बॉडी में चेंजेस हैं, जो बॉडी हेयर स्टार्ट हो जाती है, किसी के सामने आना नहीं चाहती, हाँ, इस चीज को इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए ना। एक मेंस्ट्रुएशन है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आपकी बॉडी में हो रहा है, आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज है, ये कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बीमार नहीं है। अपनी बच्ची को ये चीज समझाएं, और मेरा ख्याल है कि इन टॉपिक्स को ओपनली आपको डिस्कस करना चाहिए। हमारे यहाँ जी मेंस्ट्रुएशन है, डिस्कस नहीं करना, नमाज नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे, नहीं बताना नहीं है, ये चीजें आपको इन चीजों से निकलना चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों की थोड़ी काउंसलिंग करना शुरू करें, अपनी बेटियों को थोड़ा सा मेंटली इन चीजों पे प्रिपेयर करें, उसको बताएं कि ये अब बायोलॉजिकली आपकी बॉडी के साथ साथ ये चीजें चलनी है, उसको कॉप अप करें और इस चीज पे शाय फील ना करें। आप जिस तरह से अपने बच्चे को डील करेंगे ना, मेरा ख्याल है कि आपका बच्चा जो है वो उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स करेगा। द वे आप उसके साथ बिहेव करेंगे, उसको आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें, बल्कि उसको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके कुछ सवालात हैं, आप उससे खुद से डिस्कस करें। माँ है या घर में कोई भी बड़ा है, बच्चा अटैच है, उसके साथ खुद से डिस्कस करें, ताकि वो बच्चा घबराए ना। माएँ कहती हैं मैं तो नहीं बात कर सकती, नानी करेंगी, नानी कहती है खाला कर लेगी, तो माएँ बिल्कुल बैक फुट पे चली जाती हैं और बाकी रिश्तेदार आगे आ जाते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से बच्चा शाय फील करता है। वो समझता है कि पता नहीं मेरे साथ ये कौन सा मामला हो गया है या क्या हो गया है, जिसकी वजह से जो है मेरे साथ मेरी माँ ही ऐसे बिहेव करी। वहां से बच्चे में जो है मेरा ख्याल है सारे चेंजेस स्टार्ट होते हैं, जो इमोशनल चेंजेस भी स्टार्ट होते हैं। तो जो अल्लाह ताला ने माँ और बेटी का बॉन्ड बनाया है, ये दुनिया में सबसे खूबसूरत बनाया हुआ है। मैं एज अ मॉम जो अपनी बेटियों के साथ बॉन्ड शेयर करती हूँ, तो जिस तरह से एक बेटी अपने माँ के साथ कंफर्टेबल होती है, अगर माँ उसको अपने साथ कंफर्टेबल कर ले, जैसे मेरी बेटियां स्कूल जाती हैं, मैं उनको डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 दिन बाद बातें न्यू बताती हूँ। नाउ दे आर माशाल्लाह 7, तो मैं उनको बताती हूँ बेटा अगर किसी दिन कह दे मम्मा स्कूल नहीं जाना, तो मैं 10 क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको किसी गार्ड ने तो नहीं कुछ कहा था, आपको कोई लेने वाला था, आप पानी कहाँ से पीती हो, बेटे आप वॉशरूम कहाँ जाती हो, मैंने उनके स्कूल का 3-4 दफा जाके वॉशरूम चेक किया है, आप इधर जाती हो, अच्छा छुट्टी के बाद अगर मम्मा 10 मिनट लेट हो आप वॉशरूम जाती हो, आप कौन होता है वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि ये सेफ्टी मेजर्स आपको अपनी बेटियों को बताने चाहिए, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग गुड और बैड टच के बारे में आपको अपनी बच्ची को, हमने अपने बच्चों को बताया, इवन बेटों को भी, कि बेटा पेरेंट्स एक आपकी सेफ स्पेस है, इसके अलावा कोई आपको ना हाथ लगा सकता है, ना हक कर सकता है, ना कोई आपकी पारी कर सकता है, या आपकी टीचर है आपको प्यार कर सकती है, या आपके पेरेंट्स हैं, बस इसके अलावा कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये ओपन पेरेंट्स को जो है वो अपने बच्चों से डिस्कशन करना चाहिए। डाइट के ऊपर बात करते हैं, डाइट बहुत जरूरी है, और कहा यह जाता है जब ये साइकिल शुरू
शुरू हो जाए लड़कियों को और लड़कों को की भी प्यूबर्टी आ जाए तो उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपके मुताबिक लड़कियों को क्या देना चाहिए? लड़कियों की डाइट में जैसे ही उनको अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है तो आपने 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, D3, मैग्नीशियम और K2 का, क्योंकि उनकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। अब उनकी बहुत सारी फीमेल्स हैं, पिछले दिनों ही हमने एक कैंप किया तो वहाँ पे हम बोन मिनरल डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, सारी टीनेजर बच्चियों की बोन मिनरल डेंसिटी कम आ रही थी, क्योंकि बोन्स, विटामिन डी समटाइम पूरा होता है, बोन्स अंदर से खोखली हैं। इतने छोटे छोटे 20-20 साल के बच्चे, उनको ऑस्टियोपीनिया का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें बोन्स, हड्डियां अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने उनकी बोन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दूध और दूध से बनी हुई अशिया उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे जो दूध नहीं पीते, कोशिश करें कि ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करें। अगर आपकी बच्ची जो है वो पहुँच गई है, अपनी मेंस्ट्रुएशन तक पहुँच गई है, तो आप कोशिश करें उसको दिन में 2 से 3 दफ़ा मिल्क प्रोडक्ट्स की सर्विंग लाजमी देना शुरू करें। अगर उसका वेट नॉर्मल है, घर की चीज़ें वो खा रही है। अगर वो दूध नहीं पी रही, दही, आइसक्रीम, पनीर, ये सारे ऑल्टरनेट आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है। जब हम बॉयज़ की बात करते हैं, लड़के जब अपनी प्यूबर्टी पे पहुंच गए हैं, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जिंक है। जिंक जो है उनके बहुत सारे बॉडी के जो है वो प्रोसेस को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जिंक में जितने सारे नट्स हैं वो उनका बहुत अच्छा सोर्स है। अपने बच्चों को गोश्त खाने की आदत डालें, कोशिश करें कि आपके बच्चे मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बॉयज़ हैं तो बीफ खाएं। अच्छा, ये कहा जाता है कि चिकन लड़कियों को अवॉइड कराएं, उसमें हार्मोन होता है, हार्मोन जो है वो बच्चियों के लिए जो है बहुत नुकसानदेह होता है, ट्रिगरिंग पार्ट होता है बॉडी का। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। मसला वहां पे है ना, एक सोसाइटी का बच्चा है, वो डेली से चिकन आ रहा है, उसके घर फ्राई चिकन आ रहा है, वो बर्गर की फॉर्म में खा रहा है, वो पिज्जा खा रहा है, वो जो चिकन का प्रोसेसिंग वाला मेथड है उसको कोई नहीं नोट करा। उस बच्ची के हार्मोन उस मेथड की वजह से खराब हो रहे हैं। एक मीडियोकर फैमिली है, उसके घर में वीक में 2 दफ़ा ही चिकन बनना है, उसके अलावा उनके पास कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं है, वो घर में सालन बना के खा रहे हैं या स्टीम करके खा रहे हैं, तो वो मेथड ठीक है, तो उससे हार्मोन्स उसके खराब नहीं होते। हम हमेशा फोकस कर रहे होते हैं उस चिकन पे, लेकिन वो चिकन किस मेथड से पकाया जा रहा है वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, ज्यादा जरूरी, वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। और इसी तरह अगर आपने मीट इस्तेमाल करना है तो सिर्फ चिकन नहीं, कोशिश करें अपने बच्चों को बीफ दें। आपके बच्चों की अर्ली एजेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाय का गोश्त आप उसको दे रहे हैं, आप उसको मटन से ज़्यादा बेहतर है जो बीफ है, वो उससे भी ज़्यादा बच्चों के लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और बाकी सर्दियाँ आ गई हैं तो फिश का इस्तेमाल करें। सारी जो है वो मीट देने चाहिए, लेकिन सिर्फ चिकन जो है वो उनके हार्मोन्स ख़राब नहीं कर रहा होता। इसके पीछे बहुत सारी एक लंबी स्टोरी होती है। ओके, अच्छा, प्यूबर्टी की बात करें हम लोग, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें, इस साइकिल में लड़कियों को बहुत दर्द होती है, 2-2, 3-3 दिन हॉट वाटर्स के साथ वो लेटी रहती है, क्या करना चाहिए? अच्छा, मोस्टली पेन उन बच्चियों में होती है जो मैग्नीशियम डेफिशिएंट होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे होते हैं। इतनी स्वेयर बच्चियों को पेन हो रही थी, इसे स्कूल्स में देखा है कि वो अनबियरेबल है, बच्चियां बेहोश हो रही हैं, बीपी डाउन होता है ना उसके साथ। वो मोस्टली उन बच्चियों को होता है जिनमें मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। तो इस तरह की बच्चियों के लिए मैग्नीशियम ग्लिसनेट बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ चीज़ों में होता है मैग्नीशियम जो है वो उसके सोर्सेज बहुत सारे, हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारे नट्स, ये सारे के सारे जो है वो मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ वो बच्चियां जिनमें बेसिकली आयरन नहीं, फोलेट की डेफिशिएंसी है, फोलेट उनका B9 बॉडी में कम है, B कॉम्प्लेक्स की जिन बच्चियों में डेफिशिएंसी होती है उनको बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। नॉर्मल हमारे गवर्नमेंट के भी बहुत सारे सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चलते हैं जिसमें फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। तो आप अपनी बच्चियों का जो फॉलिक एसिड का लेवल मेंटेन करें, वो छोटी सी एक गोली है। अपनी बच्चियों की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है तो उनको एज में खानी चाहिए फॉलिक एसिड? जैसे ही उनको मिनारकी जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है, 12 से 13 साल की उम्र में आप अपनी बच्ची को खिलाना शुरू करें, क्योंकि जो हमारी फोलेट की रिक्वायरमेंट है वो एक दिन की 600 माइक्रोग्राम तक है। और अगर 600 से 800 तक माइक्रोग्राम तक आप सप्लीमेंट्स देते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें उनकी जो है वो एंडोमेट्रियोसिस का आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना बच्चियों में, छोटी छोटी 16-16, 17-17 साल की, उनकी यूट्रस इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उनको क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है। तो उसका रीजन भी बहुत हद तक समटाइम्स ये होता है कि जब स्टार्ट होते हैं तो 1-2 महीने दे आर रेगुलर, उसके बाद 6-7 महीने का गैप आ जाता है। दिस इज नॉर्मल, दिस इज
एब्सोल्युटली नॉर्मल। जब आपकी बच्ची की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है उसके बाद जो ये पीरियड है 1 साल का, तब तक उसकी बॉडी हार्मोन को रेगुलेट करेगी। अगर आपकी बच्ची को एक दफा नॉट एट ऑल, आपकी बच्ची को एक दफा मेंस्ट्रुएशन हुई, एक दफा पीरियड्स आए हैं और उसके बाद 1 साल तक भी उसको पीरियड्स नहीं आए, तो ये नॉर्मल है बिल्कुल, क्योंकि उसकी बॉडी ने हार्मोन्स को अभी अडेप्ट नहीं किया। बहुत सारी बच्चियों को पहले 2 से 3 दफा आ जाते हैं, उसके बाद 6 से 7 महीने का गैप आता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो बच्चियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको सेट होने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल लगता है। अगर इस दौरान कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको वेट करना चाहिए। ठीक है। लड़कों के हवाले से बात करते हैं, आई थिंक 12 से 16 साल, 14 से 16 साल की उम्र, लेकिन अब थोड़ा अर्ली हो गया, लेकिन अब तो 12 साल इज लाइक द प्यूबर्टी पीरियड ऑफ अ लड़का। लाइक अगर हम बात करें लड़कों के हवाले से, तो उनको कौन कौन सी खुराक देनी चाहिए, क्योंकि लड़कों का बॉडी मैकेनिज्म इंटायरली डिफरेंट होता है लड़कियों के हवाले से, क्या उनको देना चाहिए? अच्छा, बॉयज के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि जिंक कंटेनिंग फूड, जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं जैसे दूध, दही, गोश्त, बड़ा गोश्त, मछली, ये सब बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उसके बाद जैसे अब लड़के हैं उनकी हाइट भी ज़्यादा बढ़नी है, उनकी ग्रोथ प्लेट्स भी और ज़्यादा बढ़नी है, उनका हार्मोन एक्सपोजर भी चेंज है, तो बॉयज़ पे हमने मोस्टली एनिमल सोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर करना है बॉयज़ को देते कि, क्योंकि उनका मसल बनना होता है। और सारा का सारा बॉयज़ का जो डोमिनेटिंग हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो बनता ही सारा का सारा, वो पीछे प्रोटीन का एक मैकेनिज्म है। तो हमने लड़कों की खुराक में प्रोटीन बढ़ानी है, डेली उनको जो है वो अंडा लाजमी खिलाना है, और उसके साथ दूध का इस्तेमाल उनको बहुत ज़्यादा करवाना है। और इसके साथ बॉयज़ के लिए भी D3, K2 और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बॉयज़ के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है बहुत सारे आजकल शॉर्ट स्टेचर के लड़के आ रहे हैं, मतलब हाइट ज़्यादा नहीं हो रही लड़कों की, क्योंकि वो ग्रोथ प्लेट्स जल्दी। अच्छा, लड़कियों की भी हाइट कम है, लड़कों की भी हाइट, हम इसमें बात करेंगे डॉक्टर हफ्सा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बता रहे हैं कि जवानी के इस सफर में जो पीरियड्स होते हैं, जो साइकिल होती है बच्चों के हवाले से, वो कितना अहम एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, सुबह बखैर आपको एक बार फिर। हम बात करें आज बलोगत के हवाले से, बच्चों में प्यूबर्टी जो है कितनी जल्दी हो जाती है और इनके जो असरात हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं, वो पेरेंट्स कैसे अपने ऊपर लेते हैं और उनको क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कद के ऊपर। कद जो है बहुत ज़रूरी है। अक्सर माँ बाप ये समझते हैं कि कद छोटा रह जाएगा क्योंकि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, तो हम डॉक्टर हफ्जा की तरफ ही जाते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर हफ्जा, अगर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाए तो कद छोटा रह जाता है? अगर कद छोटा रह जाए तो कौन से सप्लीमेंट से हम कद बढ़ा सकते हैं? अच्छा, ऐसा पहले तो बिल्कुल भी नहीं है कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो तो कद छोटा रह जाए। कद छोटा उस केस में रहता है जब आपका बच्चा सिर्फ फैट खा रहा है, बाहर की चीज़ें खा रहा है, उसकी सोने जागने की रूटीन ठीक नहीं है, तो उसका ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा। अगर आप अपने ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना चाहते हैं, मैंने बताया कि प्यूबर्टी के पीरियड के बाद भी बेटों का कद जो है वो 16 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो मैंने बताया कि स्प्रिंटिंग करनी है। दूसरा, कोई भी अच्छी सी एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू कर दें, उसमें स्विमिंग कर सकते हैं, लटकना शुरू कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, जिसमें बॉडी स्ट्रेच होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड, सप्लीमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो 6 महीने के लिए कोशिश करनी है कि D3, K2 और मैग्नीशियम का एक अच्छा सा सप्लीमेंट स्टार्ट करें। D3, K2 और मैग्नीशियम, हाँ, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कद बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने बच्चियों की मेंस्ट्रुएशन के लिए बताया कि मैग्नीशियम ग्लिसनेट लेना है, बॉयज ने अपने कद बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम सिट्रेट का सोर्स लेना है, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, 6 महीने तक रेगुलर कंटिन्यू रखना है, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी उनकी बॉडी पे नहीं आता। ठीक है। D3 के लेवल्स मेंटेन हुए हों वो देखते हैं, फिर भी अगर आपका D3 नॉर्मल भी आ रहा है, आप कोशिश करें 3 वीक्स बाद, 2 वीक्स बाद एक जो बड़ा यूनिट होता है 60-70,000 IU वाला विटामिन डी का, वो आप अपने बच्चे को लाजमी दे दें। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि वो जो हम या तो हम मंकी बार लगवाते हैं घरों में, या हम वो जो कहते हैं ना कि वुड फ्रेम लगवा लेते हैं, स्टील के रॉड्स लगवा लेते हैं कि बच्चों को लटकाएं, बच्चों को लटकाएं। हमारी नानी दादी चाची कह रही होती है लटकाओ लटकाओ, तो ये बहुत अच्छा मेथड है ना। अच्छा, ये मेथड अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लटकने वाली एक्सरसाइजेस करेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, आपकी ग्रोथ प्लेट्स
देर से क्लोज होंगी। कद इसलिए नहीं बढ़ता, जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे ही आपने देखा है 3-3 साल के बच्चे कद ही नहीं, एक्टिव ही नहीं है, स्क्रीन लेके बैठे रहते हैं ना। स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कम होगी उतनी जल्दी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाएंगी, उतना छोटा कद रह जाएगा। अच्छा, जिन लड़कियों के कद छोटे होते हैं, आपने बताया कि बहुत सी प्रॉब्लम्स उनको हो जाती है, क्या होता है उनको? अच्छा, जिन लड़कियों के कद छोटे होते हैं सबसे ज्यादा चांसेस हैं शुगर होने के और दिल की बीमारियां होने की। अच्छा। क्योंकि जितना शॉर्ट स्टेचर होगा, वो बच्चियां जो बर्थ टाइम पे भी कम वेट से पैदा होती हैं उसके बाद बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं, इस वजह से क्योंकि स्टेचर शॉर्ट रह जाता है उनका, उस वजह से वेट ज्यादा गेन होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी आती है। ओबेसिटी की वजह से शुगर होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे दिल की बीमारियों की। इसी तरह बॉयज में भी ऐसा। अच्छा, जिन बॉयज के कद छोटे रह जाते हैं उनमें कौन-कौन सी बीमारियां आती हैं? जिगर की जो चर्बी है सबसे ज्यादा, जिनके पेट सारी जिंदगी निकले रहते हैं, वो वाला उनमें जिगर की चर्बी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैटी लिवर्स भी रहते हैं, फैटी लिवर जिसे हम कहते हैं। इसके साथ साथ जेनेटिक, एक तो हाइपरलिपिडीमिया होता है, एक आपका ये एडेप्टेशन वाला हाइपरलिपिडीमिया होता है कि पेट पे चर्बी और हमेशा ही आपकी तोंद निकली रहेगी, आपके लिपिड लेवल बढ़ेंगे और अल्टीमेटली वो आपको शुगर और उसके साथ दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाएगा। तो सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि आपके बच्चे की आपने फिजिकल एक्टिविटी करवानी है ताकि ग्रोथ प्लेट्स। अच्छा, जो माँ बाप के कद जो है वो छोटे होते हैं उनके बच्चे लंबे हो जाते हैं, जिन माँ बाप के कद लंबे होते हैं उनके बच्चे छोटे हो जाते हैं, क्यों? अच्छा, जेनेटिक बहुत हद तक मैटर करती है। हाँ। जैसे अगर माँ बाप दोनों छोटे हैं फिर भी वो दोनों की कद निकाल के हम एक मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, तो वो बच्चा जो है वो अपनी पूरी न्यूट्रिशन ले रहा है, न्यूट्रिशन उसकी बिल्कुल बैलेंस है, उसके साथ वो एक्सरसाइज पूरी ले रहा है, इस वजह से उसकी ग्रोथ जो प्लेट्स हैं वो जल्दी क्लोज नहीं हुई, उसकी प्यूबर्टी लेट आई होगी। बच्चों की हाइट है वो वालिदा से रिलेटेड होती है कि वालिद से रिलेटेड होती है? दोनों से, जीन्स मैटर करते हैं दोनों के। लेकिन मिथ ये है कि वो खवातीन पे जाती है बच्चों की नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जेनेटिक्स दोनों की तरफ से आती है। पता नहीं जीन अल्लाह की तरफ से किसका डोमिनेंट आया है। वो कहते हैं कि मामू चाचू पे ये हाइट गई है। नहीं, मोस्टली जो है वो चचा ताया पे ज्यादा जाती है, नस्ल है ना, जेनेटिक्स है। मेरा ख्याल है कि फादर की साइड की ज्यादा होती है तो ज्यादा जाती है। वो वैसे हमारी सोसाइटी में औरतों को ब्लेम करने का बहुत ज्यादा रिवाज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हफ्सा। आज हमने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेशन किया है, डिस्कशन की है प्यूबर्टी पे, बलोगत के ऊपर, क्योंकि ऐसी डिस्कशन है जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। अगर बात करते भी हैं तो बड़े दबे लफ्जों में करते हैं और समटाइम्स हमें समझ आती है, समटाइम्स हमें इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं समझ आती। तो हमने सोचा आज हम अपने व्यूअर्स के लिए ये चीज़ें आसान कर दें। तो छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिनके पास वर्क वीज़ा है फिर भी उनको ऑफलोड किया जा रहा है या उनको एक डेस्टिनेशन से वापस भेजा जा रहा है, अगर वो फ्लाइट्स ले रहे हैं और कनेक्टिंग फ्लाइट्स ले रहे हैं, तो ये क्यों किया जा रहा है? वीज़ा भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, एक प्रॉपर चैनल भी है, मगर ऑफलोड क्यों किया जा रहा है? ये बहुत अहम सवाल है जिसके जवाब जो है अभी तक हमें मिल नहीं रहे हैं, मगर हमने सोचा कि आज हम प्रॉपरली आप लोगों को बता सकें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं और FIA जो है खाली पासपोर्ट पे क्यों आपसे सवालात कर रही है, अगर सवालात कर रही है तो आपने जवाब कैसे देने हैं और लोगों को ऑफलोड क्यों किया जा रहा है। उसके साथ साथ यूके ने जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो भी चेंज कर दी है। कोविड में 20 लाख अफराद जो है यूके में क़याम पजीर हुए हैं, जिनकी परमानेंट रेजिडेंस 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। तो जो लोग यूके का सफर करना चाहते हैं, यूके की इमिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि अब जो ये सफर है ये आसान नहीं है और वर्क वीजा के ऊपर जो है लोग काम कर रहे हैं उनको क्या क्या मुश्किलात हो रही हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आपको बताएं और हमारे साथ मौजूद है हसन भट्ट साहब जो तजर्बाकार वीजा कंसल्टेंट है। हमें बताएंगे कि वर्क वीजा होने के बावजूद है जो लोगों को ऑफलोड क्यों किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जैसा कि आपने कहा कि वर्क वीज़ा और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद लोगों को रोका जा रहा है, उसमें जो 50% तादाद है उन लोगों की है, जैसा कि एक ड्राइवर के वीज़ा पे जा रहा है और उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, पेपर कंप्लीट है, वीज़ा भी लगा हुआ है ड्राइवर का, वो जैसे कैसे करके कंसल्टेंट्स लगवा के दे देते हैं, वीजा प्रोटेक्ट भी हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो वो ड्राइवर के वीजा पे कैसे जा सकता है? इंटरनेशनल लाइसेंस के लोकल लाइसेंस? लोकल भी नहीं था एक बंदे के पास। अच्छा, हाँ जी, और वो ड्राइवर के वीजा पे पाया जा रहा है। इंटरनेशनल लाइसेंस तो वहां जाके मिलेगा, इंटरनेशनल यहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ का लाइसेंस वहां एक्सेप्टेबल नहीं है।
कुछ कंट्रीज में हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है, कुछ कंट्रीज में बिल्कुल ही माना ही नहीं। कौन से कंट्रीज में मिल जाती है? अबाउट ये 146 कंट्रीज हैं जिनमें हमें रिलैक्सेशन मिलती है। इवन जापान में, जो मैं मेनली जापान का काम करता हूँ, तो जापान में भी आपको जो नॉर्मली 100 क्वेश्चंस लेट सपोज होते हैं तो आपको वो 50 कर दिए जाते हैं। अच्छा। ताकि, और वो परसेंटेज जो वैसे एक जापानीज 90% पे पास होता है और एक फॉरेनर का वो पहले 70 पे करते थे, अब उन्होंने उसको भी 90 पे कर दिया। हसन, जापान का वीजा तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। आई थिंक पाकिस्तानियों के लिए भी देयर शुड बी सम क्रेडिबिलिटी टू गेट अ वीजा और सम वर्क बेस। इज इट लाइक दैट? ऐसा था, और ऐसी एक ना मिथ भी है। अगर आप G2G जिस पे हम वीजास पे लेके जाते हैं, ये G2G है। गवर्नमेंट ने जापान गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके नीचे उन्होंने प्राइवेट लोगों को ऑथराइज किया है विद ड्यू क्राइटेरिया और लाइसेंस के साथ, कि आप ये वाले लाइसेंस लें और आप अपने जापानीज सिखाएं और लोगों को लेके जाएं। अच्छा। जापान में जाने का रुझान इसलिए कम है कि जैसे ही हम लोगों को कहते हैं कि आपको जापानी सीखनी पड़ेगी, तो लोग कहते हैं नहीं, सीखने वाला काम हम नहीं करेंगे, वैसे ही हमें ले जाएं तो हम चले जाएं। हाँ जी, हाँ जी। मुश्किल काम, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि मुसाफिर जब फ्लाइट लेते हैं तो कौन कौन से चेकलिस्ट और निकात जो है वो जरूर देखें ताकि जो है ऑफलोड होने से बच सकें आप? देखिए, इसमें सबसे पहला तो ये है कि आप ये इंश्योर करें कि जिस वीज़ा पे आप जा रहे हैं उस स्टेटस के हवाले से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। लेट्स सपोज जैसे हमने ड्राइवर की मिसाल दी, ऐसे कोई आगे एक हैवी व्हीकल ड्राइवर के तौर पे जाता है तो उसके पास वो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद उसका वीज़ा प्रोटेक्ट होना चाहिए, जो हमारे प्रोटेक्टेड लाहौर या किसी भी वो प्रोटेक्ट ऑफिस से प्रोटेक्ट करवाते हैं, उसमें भी आधी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक सॉफ्ट स्किल जो है, हमारी ओवरसीज जो मिनिस्ट्री है उसने एक कोर्स अब जो किया है कि आप वहाँ पे जाके रहेंगे कैसे, रहना सहना खाना पीना, बाहर जाएंगे तो कैसे करेंगे, कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं कि आप लेंगे, आपको बाहर दायरे गैर में जाके मुश्किलात से बच सकते हैं आप। वो एक सॉफ्ट स्किल एक लेक्चर है 3 से 4 घंटे का, वो ऑनलाइन ही आपने अपने मोबाइल पे लैपटॉप पे उसको अटेंड करना है। और क्या आपने सारी डिटेल्स देनी है, आप कहाँ रहेंगे, आपके पास कितने पैसे हैं, कैसे खर्चा करेंगे, कौन से आपके रिलेटेबल लोग हैं वहाँ? इज इट लाइक दैट? बिल्कुल ऐसा है। और इससे आगे बढ़ के वो ये कहते हैं कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, लेट सपोज हमारे पास जापान में एक मिसाल है कि एक हमारी बहन थी, उन्होंने क्या किया कि सिर्फ काउंटर चेंज करने की वजह से, और पहले से किसी ने वहां पे चोरी की हुई थी तो उसका फेस उससे मैच कर रहा था, तो वो एक काउंटर से यहाँ पे जाना चाहती थी तो उसने वहां पे चली गई, वो दूसरे एक शॉप का काउंटर था, तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई और वो 10 दिन बेचारी अंदर में रही और अच्छे खासे जेल में उसके पैसे भी लगे बाहर निकलने से। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि आपने अगर शॉपिंग करने भी जाना है तो उसमें किस किस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। यही गवर्नमेंट, क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट भी ये कहती है, इसको सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है कि आपने वहाँ रहन सहन कैसा रखना है अपना, किन किन चीजों से बचना है, किन चीजों को करना है और किन चीजों को नहीं करना है, डूज और नोट्स जो है ना वो सारी चीजें बताई जाती हैं। अच्छा, लेबर वीजा जो है, अगर सऊदीया की बात करें तो विजन 2030 जो आ रहा है उसमें आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है जिसमें टीचर्स हैं, आपकी नर्सिंग है, और इसके साथ साथ आई थिंक जो पर्सनालिटीज एंड मीडिया के ऊपर भी वो लोग बहुत जोर दे रहे हैं कि दे वांट पीपल टू वर्क ओवर देयर, तो वहां से हर चीज जो है वो भेजी जा रही है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इस चीज को इंडोर्स कर रही है कि यहाँ से वर्कफोर्स जाए, कि इस चीज को वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रही कि जिस तरह ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क के अंदर? नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट करती है, लेकिन वो उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना चाहती है कि लोग जाएं तो एक सेटअप स्किल्स के साथ जाएं, वहां जाके वो जलालत जो है उनको। हमने देखा कि पिछले दिनों बेगरी में आ गए थे लोग, बेगर्स बने हुए थे, और उमरा हज के दौरान भी लोग मांग रहे हैं, सारे पाकिस्तानी निकले। गवर्नमेंट चाहती है कि आप प्रॉपर चैनल जाएं, एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएं, ताकि आप वहां जाके जो पाकिस्तान का नाम खराब होता है वो ना। गवर्नमेंट का काम ये है, बिल्कुल डिस्करेज नहीं करते, बल्कि गवर्नमेंट के तो हक में है कि लोग बाहर जा रहे हैं वहां से रेमिटेंस भेजे, तो लोग गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल करती, लेकिन वो इसमें जो स्टेप्स ले रही, काउंटर मेजर्स कर रही, वो सिर्फ इसलिए कि हम वहां जाके लोग हमारा नाम ना खराब करें, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी बाद में जो है प्रॉब्लम में आती है। बिल्कुल प्रॉब्लम में आती है। हमें जापान एम्बेसी के साथ मैं बड़ा क्लोजली काम करता हूँ, टोक्यो एम्बेसी के साथ, तो वहां पे इस तरह की लाइनों, लोगों की लाइन लगी हुई है कि हमें कंसल्टेंट ने 50 लाख रुपए ले लिया और हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे काम करने को नहीं, हम क्या करें, हमें लैंग्वेज नहीं आती, हमें काम नहीं मिल रहा। तो जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको इससे 3 गुना कम पैसे में ले जाएंगे, लेकिन आप लैंग्वेज सीख ले, तो वो उस वक्त उस 50 लाख वाले को
प्रेफर करते हैं क्योंकि मेहनत यहाँ पे नहीं करनी पड़ती। हाँ। तो अल्टीमेट फिर जब आप यहाँ पे आसानी ढूंढेंगे तो वहां जाके आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा हसन, कल एक स्टेटमेंट आई है कि दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए परमानेंट बैन कर दिया है वीजाज, दे आर नॉट गिविंग एनी वीजा टू एनी पाकिस्तानी, क्या ऐसी बात है? देखिए उसमें ना रीजन उन्होंने डिसाइड कर दिया, जिस रीजन के लोग ज्यादा वहां पे जाके बैगिंग और इस तरह के दूसरे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं वहां पे उन्होंने बिल्कुल बैन किया है। कंप्लीटली हर जो है पूरा पाकिस्तान को बैन नहीं किया उन्होंने। तो ये ओवरऑल पूरी दुनिया में फॉरेनर्स के लिए, मतलब सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, इवन जापान के अंदर फॉरेनर्स के लिए बहुत ज्यादा सख्तियां हो रही हैं क्योंकि हर एक जो सोसाइटी है वो अपने आप को सेव रखना चाहती है। वो जैसे आप कह लें कि क्राइम फ्री रखना चाहती है अपने आप को। वो चाहते हैं कि लोग आए तो प्रॉपर वीजास पे काम करें। जैसे जापान के अंदर जो है ये जब 2017 में जब 19 में सॉरी तुर्की में जलजिला आया था तो बहुत सारे लोग, क्योंकि तुर्की की जापान के अंदर वीजा की जरूरत नहीं है, एंट्री है, वो बगैर वीजा के आ जाते हैं घूमने के लिए। हाँ, ऑन अराइवल वीजा होता है, ऑन अराइवल वीजा होता है और एंट्री होती है। तो वो क्या करते थे, वो आए, एक आया उसने पीछे सबको बुलाया, वो सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने लड़कियों के साथ हैरासमेंट के मामला शुरू कर दिए। अब वो इतना ज्यादा इशू क्रिएट हो चुका है कि वो अब देखिए इस्लामिक जब कंट्री की तरफ से ऐसा कुछ होता है तो वो सबको एक ही तरह देखते हैं, इमेज खराब होता है। इमेज खराब होता है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा आप जापान से ज्यादा डील करते हैं, अगर आपने बताया है कि जिस तरह वर्क परमिट ले सकते हैं, लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, परमानेंट रेजिडेंस या पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जापान का पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है? जी नंबर 2 पे आता है। 192-93 कंट्रीज हैं जिस पे आपको वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको बस पासपोर्ट दिखाना है। 192 कंट्रीज आप विदाउट एनी वीजा चले जाते हैं। मैं इवन मेरे पास भी जापानीज पासपोर्ट है। मैं लास्ट टाइम भी जब सऊदीया गया तो विद इन 60 सेकंड्स उन्होंने मुझे 1 साल का वीजा दे दिया कि आप एंटर कर सकते हैं। वो मशीन्स लगाई हुई है, वी हैव टू पुट आवर इंफॉर्मेशन। क्राइटेरिया क्या है इसका? जापानीज पासपोर्ट का क्राइटेरिया देखिए इतना आसान है कि मैं आपको बताऊं कि जो वो कहते हैं, जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते थे। जैसे आपका टाइम पूरा होगा, आप जब अप्लाई करें आपको दे देते हैं। मैंने कोई स्पेसिफिक स्टेप, कोई स्पेशल स्टेप नहीं, रहना नहीं पड़ता या रहना तो पड़ता है। अच्छा, कितनी देर? ये अभी तक 5 साल था, लेकिन अब गवर्नमेंट इसको 10 साल पे। आई थिंक मेजर कंट्रीज ने सबने 10-10 साल कर दिया, यूके ने भी 10 साल कर दिया। तो जापान बेसिकली कहता था कि हम अब जापान की सारी दुनिया को जब देखते हैं कि सब इतना टाइम लेते हैं तो हम क्यों इतना जल्दी दे रहे हैं। और जो जल्दी देने की वजह से जो इश्यूज वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, खासतौर पे चाइनीज और कोरियंस और वियतनामीज, ये बहुत ज्यादा वहां पे क्राइम रेट में सबसे ज्यादा है। मतलब आप देखें कि जापान के अंदर 40 लाख जो है वो फॉरेनर्स हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 25 लाख सिर्फ ये 3 कंट्रीज से। अच्छा, हम तो वहां पे आटे में नमक के बराबर है। पाकिस्तानी तो जापान में सिर्फ 27-28,000 है। ठीक है। पाकिस्तानियों के लिए क्या वहाँ काम की सहूलियात हैं, क्या कर सकते हैं, कौन कौन से बिजनेसेस अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस खरीद सकते हैं, या जॉब ओरिएंटेड सेक्टर में क्या है? देखें जापान में इस वक्त जो सबसे हॉट कैटेगरीज हैं, जिसके लिए हमने अभी लास्ट वीक ही जापानीज सारे जो रिक्रूटमेंट वाले लोग थे वो आए हुए थे। हमने फ्लैटीज में अपने नए स्कूल का जो है इफ्तिताह भी किया है। तो हमने लोगों को यही बताया है कि आपने सिर्फ जापानी सीखनी है। जापान में आपको रेसिज्म नहीं मिलता, उनको नहीं फर्क पड़ता कि कौन कहाँ से आ रहा है। अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो वो, जैसे ड्राइवर्स 2030 में जापान को तकरीबन 5 लाख ड्राइवर्स की जरूरत है। तो इसी तरह ओल्ड एज होम, जैसे आपको पता है जापान एक एजिंग पॉपुलेशन की तरफ जा रहा है, बच्चे कम हैं, बूढ़े ज्यादा हैं, तो उनको यूथ नहीं है, तो उनको संभालने के लिए उनको लेबर और मैन पावर चाहिए। तो वो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा है। ये जितने अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए थे, जाते साथ वो सारे इतने खुश होके गए। मैंने बहुत सारे लोगों को मिलवाया उनसे, तो वो खुश होके गए और मुझे जाते साथ ही कॉल्स आनी शुरू हो गई कि हमने अपने स्टाफ को। करेंसी का कितना डोमिनेटिंग है, लाइक अगर पाकिस्तानी हिसाब से बात करें, क्योंकि हम प्रेफर करते हैं हमें डॉलर्स आए या हमें पाउंड्स आए, या बहुत हो गया गल्फ में रहना है तो हमें दिरहम्स है। हाउ अबाउट जापानीज करेंसी? देखिए ये ऑलमोस्ट डबल टू पाकिस्तानी है, लेकिन अगर आप इसमें सैलरीज देखें तो वो ज्यादा है। जैसे उधर जाए तो आप थाउजेंड्स में सैलरी होती है जिनके आप नाम लें, इवन दरहम, और उसमें जाए तो हंड्रेड्स में सैलरीज होती हैं। जापान में लैक्स में होती हैं। जैसे कि ड्राइवर को मिनिमम जो है 5 लाख रुपए से शुरू होगा वो, और इसी तरह जो दूसरे हैं वो 3.5-4 लाख रुपए से शुरू होते हैं। इवन दूसरी कैटेगरीज जो है, ड्राइवर की थोड़ी ज्यादा है सैलरी इसमें। तो स्किल्ड बेस्ड वर्कर्स जो हैं उनकी सैलरीज ज्यादा अच्छी है। ठीक है।
उनकी सैलरी ज्यादा है, तो जो लोग वहां जाके जो बिजनेस खरीदना चाहते हैं उनमें से कौन कौन से बिजनेसेस हैं? देखिए बिजनेस खरीद होंगी हाँ जी, वो उसमें बहुत सारी, देखिए वो तो है कि कौन सी चीज बिक रही है, लेकिन अगर कुछ पाकिस्तानी वहां जाके बिजनेस करना चाहता है तो उसको अभी तक हर बंदा वहां पे जाके सिर्फ गाड़ियों का काम करता है। अच्छा, और ऑब्वियसली रिकंडीशन गाड़ियां हैं वो इंपोर्ट कर लेगा, या कोई ना कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत डोमिनेटेड है जापान में गाड़ियों के सेक्टर में। मतलब तकरीबन 30 लाख गाड़ियां हर साल एक्सपोर्ट होती हैं जापान से पूरी दुनिया में, उसमें से 60% शेयर पाकिस्तानियों का। अच्छा, हाँ जी, ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। ये पाकिस्तान में तो बहुत कम आती हैं, वरना पूरी दुनिया में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका में भी बहुत ज्यादा गाड़ियां जाती हैं। अच्छा, जापानीज कितने साल जो है अपनी जिंदगी के एज में, एवरेज एज वहाँ क्या है? एवरेज एज आपको बताऊंगा तो परेशान हो जाएंगे। 100 से तो ऊपर ही होगी। नहीं, जो लेडीज हैं उनकी 90 है और जो मर्द हैं वो 80s। अच्छा, लेडीज की 90 है वहाँ, इसका मतलब लेडीज खुश रहती हैं वहाँ। लेडीज खुश रहती है। अच्छा, ये भी अच्छी आपने बात बताई है। तो पाकिस्तानी जाके वहाँ शादी करते हैं? जी जी करते हैं, बहुत सारे लोगों ने की हुई है। और उनको फॉरेन पासपोर्ट मिल जाता होगा? फॉरेन नहीं मिलता। अच्छा, 10 साल बाद ही मिलता है? इवन बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो 30-30 साल से शादियां की हुई हैं, उनको पासपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि वहां पे लैंग्वेज का टेस्ट होता है। आप अगर वो लैंग्वेज, मैंने 6 साल में ले लिया था क्योंकि मुझे लैंग्वेज आती थी। अच्छा, कुछ लोगों को 30 साल भी हो गए, 40 भी हो गए। अब उनसे पूछे तो वो कहते हैं जी हम बड़े मुहब्बिल वतन है, हमने इसलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं छोड़ा, लेकिन वो ये नहीं बताते कि हमें लिखना पढ़ना नहीं आता जापानीज में। हाँ जी, मुश्किल लैंग्वेज होगी। देखिए पढ़ना अगर कोई सीख लेता है जो इंटरेस्ट से करता है। अच्छा हसन, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स के हवाले से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो वाकई बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में आपने स्पेंड करना है और उसके बाद स्पेंड करने के बाद भी जो डिग्री है वो यहाँ वर्थ नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है जॉब की। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जापान जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, उनको कौन कौन से कोर्सेज अडाप्ट करने चाहिए? अच्छा, इसमें देखिए टेक्निकल एजुकेशन जो है पूरी दुनिया में इम्पोर्टेंट है। इस मसले को हल करने के लिए हमने कोशिश की है, जो मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनको फाइनल ईयर जो उनका है इंटर्नशिप का हम जापान में करवाते हैं। हम सिर्फ वर्क पे काम नहीं करते, हम लोगों को इंटर्नशिप जो उन्होंने यहाँ पे लोकल करनी है, उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो पेड इंटर्नशिप्स होती हैं जो जापान में जाके करते हैं और ऑलमोस्ट वही कंपनी उनको जॉब भी ऑफर कर देती है। यहाँ पे आके वो ग्रेजुएट होते हैं, अपना डिग्री लेते हैं और फिर उनका प्रोसेस होता है वो जापान चले जाते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो वहाँ पे ना पहले लैंग्वेज स्टूडेंट, क्योंकि इंग्लिश की ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है और बहुत महंगी है, तो उनके लिए हम रेकमेंड ये करते हैं कि आप पहले 2 साल का लैंग्वेज कोर्स करें जापान जाके, जो यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स कर भी रहे हैं। वो करते हैं कि आपको यहाँ पे इनिशियल लेवल की N5 लेवल की लैंग्वेज सिखाते हैं और आपको जापान ले जाते हैं, फिर आप मजीद वहाँ पे 2 साल लैंग्वेज सीखते हैं। तो एक सर्टेन लेवल जब आप उसको N2 लेवल कहते हैं, मिनिमम N2 लेवल जब आप अचीव कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे वीज़ा कंसल्टेंट हसन भट्ट, जिन्होंने बड़ी डिटेल में बताया है कि जो दुनिया में जिनको वीज़ाज के इशूज़ हैं तो उनको कैसे करना चाहिए, लोग जो ऑफलोड हो रहे हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने चाहिए ताकि कोई भी मसला ना हो, कोई पूछ सके तो उनके पास पूरी फाइल उनकी बनी हो। और इसके साथ साथ जापान इज ये कहते हैं ना कि इज अ न्यू नॉर्मल, एक सॉर्ट अगर हम कहा जाए, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां लोग जाके जो है एक नए अपॉर्चुनिटीज, नया विजन देख सकते हैं पुरसकून लाइफस्टाइल के साथ साथ। सिर्फ अगर जापानी सीख सकेंगे या अगर सीख के जाते हैं तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज वो वहाँ जो है वो ले सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आप समझ रहे होंगे कि मैं खड़ी हो गई हूँ, शायद मैं आपसे कहते ना कि आप प्रोग्राम ख़त्म कर रही हूँ, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही हमारा फेवरेट तमाम ख़वातीन का कहते हैं कि दिल को छू लेने वाला सेगमेंट हमने आज मुतारिफ कराया, वो है हमारा किचन। तो किचन के बगैर ज़िंदगी ऐसी अधूरी होती है और सबसे ज़रूरी होता है अपने बच्चों और अपने मियाँ को ना सेटिस्फाई करना, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स जो होते हैं ना दर्द सर होता है। रात को हम ये सोच रहे होते हैं कि आज क्या इनको दें, और ममा हमने ये नहीं खाना, ममा हमने वो नहीं खाना, ममा हमने ऐसा खाना, ममा हमें ये ना दीजिएगा। तो इन सब सोचों के साथ हमने लंच बॉक्स तैयार करना होता है। और उसके साथ साथ दूसरा बच्चा होता है हमारे शौहर, क्योंकि वो भी जब दोपहर में लंच खोलते हैं तो कहते हैं अरे बेगम आज तुमने क्या दे दिया,
भैया आज तो मेरा दिल इस चीज का था, या तुमने आज क्यों दे दिया, सर्दियां हैं दिल चाह रहा है कोई हल्की फुल्की डाइट करूं क्योंकि वेट गेन होता है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। तो हमने सोचा कि आज हम आपको बताएंगे कि मियाँ का लंच बॉक्स कैसे झटपट तैयार करना है और बच्चों का लंच बॉक्स आपने कैसे तैयार करना है, और ऐसी कौन सी रेसिपीज हैं जो कि जल्दी तैयार हो सकती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कहते हैं ना तगोदो नहीं करना पड़ता। तो हमें ज्वाइन किया है शेफ नाजिश ने, आपकी जानी मानी हमारे सेट्स की जो कहते हैं ना कि जीनत रही है, डिफरेंट आपने उनको शोज में देखा है, आज हमारे किचन को हैंडल करेंगी। तो मैं जा रही हूँ शेफ नाजिश के पास और देखते हैं कि नाजिश क्या बना रही हैं। जो मैं पहले तो मैं नाजिश को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक जी शुक्र। हाँ। नाजिश क्या बना रही हैं आज? अच्छा, जिस तरह कि आपने कहा कि हमें क्विक रेसिपी भी बच्चों को भी खुश करना और मियास को भी खुश करना है, तो उसके लिए मैं नगेट्स बनाऊंगी। नगेट्स के साथ मैं एक गार्डन सैलेड बनाऊंगी जो डाइट में भी आएगा, और विंटर में आपको पता है वेजिटेबल्स इतनी फ्रेश होती हैं कि सब्जी वाली दुकान पे भी जाओ तो दिल करता है कि सब्जियां लेनी है, क्योंकि सब्जियां इतनी वो कहते हैं ना कि रिफ्रेशिंग लग रही होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े प्यारे तरीके से, कलरफुल तरीके से उन्होंने रखी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ मैं बनाऊंगी क्लब सैंडविच जो छोटे बच्चों बड़ों सबका फेवरेट होता है, ठीक है, और क्विक बनने वाली रेसिपी। क्योंकि बच्चे कहते हैं मामा ऑमलेट नहीं देना, ऑमलेट हमें ऐसा फील होता है जैसे हम नाश्ता कर रहे हैं, वी नीड अ लंच। अच्छा, इसके लिए भी ना मैं ये कह सकती हूँ कि माओं को क्विक आप अपने फ्रीजर में रखें। जैसे अगर हमने क्लब सैंडविच बनाना है, उसके लिए हमें चिकन स्लाइस चाहिए होते हैं, तो आप उसको स्लाइस काट के उस पे मैरिनेशन लगा के, जिस तरह हम शामी कबाब फ्रीज करते हैं, हम सेम उसको फ्रीज कर लें, ठीक है। और वो बिल्कुल थिन स्लाइसेस जब होंगे तो आप उसको फ्रीज कर लेंगे शामी कबाब की तरह। क्विक आपने सुबह निकालने, वो 5 मिनट में डीफ्रॉस्ट हो जाता है। ये जो आपने गार्डन सैलेड है, मजा, ये दिखाएंगे हम अपना गार्डन सैलेड जो है, ये आपने काट के ऑलरेडी रखा हुआ है। बिल्कुल। तो ये सैलेड जो है किस तरह मैरिनेट होगा, इसमें कौन सी सॉसेस डालेंगी हम आपको बताएंगे। तो नाजिश कहाँ से स्टार्ट करिए, इंग्रेडिएंट्स लिखवाएं जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को। अच्छा, ये आपने पूरी प्लेट देख ली है, जो आपकी पसंदीदा वेजिटेबल्स हैं सब आप उसको लें। आपने ऐसे ही काट के लंच बॉक्स में देना, और साथ में आपने सिजलिंग्स देनी है। देखिए जिस तरह ये उसकी बनी हुई है, ड्रेसिंग बनी हुई है, आपने इसी तरह बनानी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस ड्रेसिंग के अंदर सॉल्ट, पेपर, ऑरिगेनो, लेमन जूस और ऑलिव ऑयल डाल के एक सेपरेट छोटी सी पॉट बॉक्स में, ठीक है, आपने सैलेड्स के साथ दे देनी है। जब भी लंच का टाइम होगा इसको मिक्स करेंगे, ऊपर डाल के अच्छे से टॉस करेंगे और वो उसी तरह रिफ्रेश रहेगा। ठीक है, इसमें हमने डाला है ऑरिगेनो डाला है, इसमें हमने सॉल्ट डाला है, पेपर डाला है, लेमन जूस और ऑलिव ऑयल। इन तमाम जो इंग्रेडिएंट्स की ड्रेसिंग बना के आपने साइड पे रख लेनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, ठीक है। इसके अलावा आपको रेडीमेड ड्रेसिंग्स भी मिलती है। अगर आपने क्रीमी में लेनी है क्रीमी में लें, हनी मस्टर्ड में लेनी है हनी मस्टर्ड। अच्छा, वैसे आपने ये ड्रेसिंग्स बना के रखी हुई है, ये कौन सी ड्रेसिंग्स हैं? ये आपकी थाउजेंड आइलैंड है। थाउजेंड आइलैंड। इसमें क्या करना, आपने मायोनीज ली, ठीक है। मायोनीज के अंदर आपने पिकल्स डाली, ठीक है, और सॉल्ट पेपर डाला, और लाइट से थोड़ी सा स्पाइसी होता है तो लाइट से आपने स्पाइस के लिए धरा चिली डाल लेना, क्रश चिली, ठीक है। उसको करके आपने इसका ये कलर आ जाएगा, आपने इसको डन कर लेना। ये हमारी गार्लिक सॉस है, गार्लिक लेमन। और गार्लिक लेमन में भी आपने फाइन चॉप गार्लिक लेना, मायोनीज में उसको ऐड किया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया, लेमन जूस ऐड किया, और आपका रेडी हो गया। वाह जी वाह। तो अब हम क्या करने लगे? अब हम करने लगे हैं कि हम सैलेड को टॉस करेंगे, नगेट्स फ्राई करेंगे और साथ में हम सैंडविच बनाएंगे। चले पहले हम सैलेड की तरफ चलते हैं, क्योंकि सैलेड जो है हमने डिश आउट किया हुआ, ऑलरेडी कटा हुआ है, सारी वेजिटेबल्स की। टॉस कैसे करना है ये आपको नाजिश बताएंगे। नाजिश बताएं। बिल्कुल ऐसे ही हम इसको इस बाउल में ऐड करेंगे ताकि हमें इजी हो जाए, ठीक है। और आपने 1 बाय 1 करके, अच्छा है, इसमें रेडिश भी है, इसमें कुकम्बर है, इसमें आइसबर्ग्स हैं, इसमें कैरेट है। Oh my God, it looks so refreshing on मैं स्क्रीन देख रही हूँ साथ साथ, बहुत ही कलर्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें टोमेटोज हैं, अक्सर लोग नहीं खाते तो वो आप निकाल सकते हैं, उसकी सीड निकाल दें ताकि वो जो बिल्कुल आपने टमाटर के भी सीड निकालने और कुकम्बर के भी सीड निकाल देने हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि आपने अगर सैलेड अपना बाहर भी रखा, ऑलरेडी ठंड चल रही है, तो वो फ्रेश रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये ऑलरेडी जी, ये देखिए सिजलिंग मैंने मिक्स हर्ब्स हैं गाइस। ये मिक्स हर्ब्स जो होते हैं ये नॉर्मली मिल जाते हैं मार्केट से, डब्बी में बिल्कुल मिल जाते हैं डब्बी से, ठीक है। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर सॉल्ट और पेपर ऐड किया है, आप इजीली ये ऐड करें इसमें, ठीक है। नाइस, ठीक है। और हम फ्रेश लेमन जूस ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें टेस्ट के मुताबिक ना? जी बिल्कुल टेस्ट के मुताबिक। ये देखिए, ठीक है, मुझे ज्यादा पसंद है फ्रेश लेमन इस तरह करने से।
ठीक है, और ये लेमन स्क्वीज कर दिया हमने इसके ऊपर लेमन। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस हमने। ठीक है, ठीक है। और साथ में हमारा ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, ऐसे चम्मच से भी डाल सकते हैं। स्प्रे मैंने इसको क्लब सैंडविच की स्टेक्स के लिए रखा ताकि हम डाइट का ख्याल रखें। और ये देखिए, लव इट, ये हमने इसको ठीक है, और अब हम इसको टोस्ट करेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से अच्छा सैलेड बता दिया क्योंकि अच्छा, आप स्पून से भी इसको टोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको ऐसे टोस्ट करेंगे ना तो ज्यादा रिफ्रेश रहेगा। ये देखिए, वो बिल्कुल अच्छे से टोस्ट होगा। उसके अलावा आप किसी स्पून से भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, आपने सॉल्ट पहले नहीं डालना। आप जैसे सॉल्ट, अगर आपने इसको टॉस्ट करके भी रखना है ना, सॉल्ट आपने है ना जी लास्ट में डालना। अच्छा, सॉल्ट में नहीं डालना, सॉल्ट नहीं, क्योंकि सॉल्ट पानी, सॉल्ट डालेंगे तो आपकी वेजिटेबल सब पानी छोड़ देंगे और आइसबर्ग वो छोटी टिप्स जो होती हैं ना व्यूअर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि नाजिश ने बताया कि आपने सब सीजनिंग कर ली, मगर नमक नहीं डालना। नमक डालते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका जितना भी वेजिटेबल वो पानी छोड़ देता है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो थोड़ा सॉगी भी हो जाए। जी, अभी देखिए ना, हम घर में गेस्ट आने होते हैं, हमारे पास और बहुत सी चीजें होती हैं और सैलेड भी बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। या इट्स डन। हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। अच्छा, अब हम इसको करेंगे क्या, डिश आउट करेंगे। ठीक है, अब डिश आउट कैसे करना है ये भी आप देख लें व्यूअर्स। अच्छा, प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। कोई भी खाना अच्छा बना हो, जब तक अच्छा प्रेजेंट ना हुआ ना तो उसका वाकई मजा नहीं आता। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं सैलेड को फ्लैट करते हैं। आपने फ्लैट नहीं करना, आपने इसको दरमियान में पूर करते जाना, वो खुद ही बिखर जाएगा। वो बिखर जाएगा तो वो एक बहुत नीटनेस आपकी ना उसको दे देगा। और आइसबर्ग क्योंकि ऊपर रह जाती है इसलिए हम पहले उसको डालेंगे। ठीक है, ऐसे, और उसके बाद हम वेजिटेबल्स। वेरी नाइस, ये लीजिए। ठीक है, आप इसकी शाइन चेक करें, जो कि बाकी ऑलिव ऑयल की वजह से। इसमें कुछ भी नहीं डाला भाई, 2-3 चीजें डाल के आप इसको आपने डिश आउट कर दिया। इसके और उसके बाद बेशक आप ऑलिव ऑयल का स्प्रे कर दें। अच्छा, ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जितनी वेजिटेबल्स जैसे मैंने काट के रखी थी ना, आप इसको फ्रिज में काट के एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं और ये आपकी 2-3 डेज इजीली चल जाएंगे। अच्छा, हाँ, अगर आपके घर आपके घर नाम के लेते गेस्टों ने आना है, अगर अर्ली आना है तो आप रात को काट के रख लें, वरना सुबह काट के ऐसे ही आप फ्रीज में रख लें और वो चलेगा। ये भी आपने अच्छी टिप बता दी। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों के नगेट्स होते हैं, नगेट्स भी आप फ्रीजर में बना के रख लें। ठीक है, या रेडीमेड जो भी आपको इजी हो, लेकिन मैं कहूंगी कि होममेड बनाएं। अच्छा, जल्दी से क्विक रेसिपी बता दो, तुम नगेट्स कैसे बनाए, साथ साथ तुम डिश फ्राई भी करती रहो ताकि जो व्यूअर्स हैं वो लिख सकें नगेट्स की रेसिपी। अच्छा, इसके लिए जी बिल्कुल, चिकन का कीमा लिया, उसको चॉपर में दोबारा चॉप किया, इसमें सॉल्ट, पेपर, व्हाइट पेपर, ठीक है, और ऑरिगेनो हर्ब, उसके बाद पपरिका। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छे, और अंडा इसको अच्छी से बाइंड करेगा, उसके साथ अच्छा सा इसका पेस्ट सा बन जाएगा। ठीक है, थिक सा, जैसे आपका शामी कबाब का बनता है। ठीक है, उसके बाद आप नगेट्स की कोई भी शेप दे देते हैं। नगेट्स की शेप देने के बाद आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने के बाद आप इसको क्रम की कोटिंग करें। उसके लिए करना आपको अंडा लेना, क्रम्स लेने हैं। ठीक है, अंडे को अच्छी तरह बीट करके उसके अंदर नगेट्स ऐड करना, उसके बाद उसको क्रम की कोटिंग कर देनी है इजीली, और उसको बाद में आप फ्रीज कर लें। ठीक है, तो हमने ये बता दी कि जो लोग जो है घर में नगेट्स बनाना चाहते हैं तो उन्होंने कैसे नगेट्स बनाने हैं, जिसमें आपने इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो है ये साथ साथ हम डाल भी रहे हैं क्योंकि फ्राई होने लगी है। तो हमने बताया कि आपने चिकन का मिंस लेके उसमें 2-3 चीजें ऐड करनी, पापरिका पाउडर है, ब्लैक पेपर है, नमक है, और इसके साथ साथ उसको एग के साथ बाइंड करके आपने नगेट्स बच्चों के लिए बनाना है। तो व्यूअर्स, आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि आपने क्लब सैंडविच कैसे बनाने हैं, कैसे आपने जो टिफिन है वो रेडी करना है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। तलाक, आज हम इस पे बात करेंगे, मगर उससे पहले जो बंधन होता है निकाह, वो कितना खूबसूरत बंधन होता है। 2 दिलों का नहीं होता, 2 खानदानों का होता है, और इन 2 खानदानों में 2 नस्लें पैदा होती हैं। उन नस्लों के अंदर जो है जब ऐसी एक इन्फ्यूज कर दिया जाए तलाक, तो तलाक जो है वो कितना संगीन जो मुअम्मा बन चुका हुआ है। और इस्लाम ने जिस तरह निकाह को कितना खूबसूरत, कितना पाकीज़ा, कितना प्यारा रिश्ता करार दिया, उस तरह तलाक के ऊपर भी कहते ना कि बिल्कुल इसको अच्छा नहीं समझा गया। मुमानत नहीं है, मगर ये कहा गया है कि ना हो तो बेहतर है। तो वैसे ये कहा जाता है निकाह को हमारा आधा ईमान, मगर अफसोस है कि आज के दौर में इस मुकद्दस बंधन को जो है इसकी पामाली के ऊपर मुंतजर
फिर जो है वो इंतजार करती है। लोग इसको किस तरीके से पामाल करते हैं, कभी व्हाट्सएप के जरिए, कभी ऑनलाइन तलाकों के जरिए, और कभी सोशल मीडिया पे बैठकर वो तलाक की गुफ्तगू करते हैं और अपनी ज़ौजा को तलाक देते हैं। क्या तलाक जो है वो ऑनलाइन एप्स के जरिए दी जा सकती है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या हुक्म है, क्या अहकामात है, और तलाक किस जिम्रे में दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, क्या निकात है, आज हम इस पे बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है, आप सबके फेवरेट हैं, आपने इनको सोशल मीडिया पे देखा है, इनकी स्टेटमेंट्स जो होती हैं कभी कभी जो होती है वो ऐसे वायरल हो जाती हैं जो हर बंदा जो है फिर सर्च इंजन में तलाश कर रहा होता है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब कौन है। तो हमने सोचा कि आज हम आपसे उनको मिलवा ही दें कि वो आज हमारे शो में हमारे सेट्स पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। ठीक है आप? अल्लाह का फजल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं और आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के हवाले से। तलाक जी सोशल मीडिया के ऊपर आजकल दी जा रही है। कल ही इतनी बड़ी वीडियो वायरल हुई है, एक बंदा कह रहा है जी मैं फला फला अपनी जोजा बिनते फला को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। क्या सोशल मीडिया पे तलाक होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि जो आप बात फरमा रही थी तो हुजूर का फरमान का तर्जमा कर रही थी कि अब गज़ुल मुबाहात, कि जो चीज़ें अल्लाह रसूल ने जायज़ रखी हैं उम्मत के लिए, उनमें से सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा है उसका नाम तलाक है। और आपने बड़ी उम्दा बात की कि जोड़ने का नाम निकाह है। दो नस्ल, दो ख़ानदाने, आइंदा चलने वाला पूरा एक सिलसिला, ये निकाह की बरकत से हासिल होता है। लेकिन जब इतनी बड़ी नेमत से इंसान महरूम हो रहा हो तो उसका नाम तलाक है। बीवी से ज़्यादा नेमत उज़्मा कायनात में कोई नहीं। मैं तो वैसे भी आपको पता है कि ख़वातीन के लिए अल्फाज भी अच्छे इस्तेमाल करता हूँ और हमेशा दुआएं भी उन्हीं के लिए रहती हैं और बड़ा नरम गोशा रखता हूँ। बीवी जैसी नेमत को, बने हुए घर को, आबाद घर को, बच्चों की माँ को, खुदा की कसम जब मेरी इस्लामी अदालत में आती है ना तो मैंने कहा कि इस मोहतरमा ने, कहते जी इसने मुझे 2 बेटे दिए, मैं कान से पकड़ के उसको 2 मारता हूँ। मैंने कहा शर्म नहीं है? जिस बीवी ने तुझे 2 बच्चों जैसी नेमत उज़्मा औलाद नरीना अता की है, क्या 2 बच्चों के बाद इसकी मां को तुम तलाक दे रहे हो? शर्म नहीं आती? इंसान हो। फिर मेरी इस्लामी अदालत अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर को कोशिश करती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस्लाम के दायरे में रहते हुए मैं उनका घर आबाद करूं। अब जो बात आप फरमा रही है कि एक आदमी जो तलाक दे रहा है बोलकर, वो तलाक हो गई, लेकिन तलाक के बाद क्या घर आबाद होगा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि घर आबाद हो जाए। एक तलाक है तहरीर के जरिए से। मेरी फिक्र के अंदर ये दोनों तरह की तलाकों के मसाइल तो मिलते हैं। आजकल आपके जो दौर और मेरा जो साइंसी दौर है, इसके अंदर मैसेज मैं तुम्हें करता हूँ 1 2 3, इसकी शरई हैसियत क्या है जी? अच्छा, जिस तरह आप फरमा रही है कि जनाब अपना उसके अंदर जनाब 1 2 3 कह रहा है और जनाब कैसे न उसके ऊपर अपना नेट के ऊपर कह रहा है या लैपटॉप के ऊपर कह रहा है या फुला। अब ये एक ऐसी इजादात हैं जिनके बारे में इन उलमा पर, मुफ्तियान किराम पे लाजिम है कि इज्तिहाद करते हुए, मैं तो आदमी दलेर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मौजू भी यही है, मैं सिवाय तहरीर के और सिवाय ज़बानी तलाक के हर तरह की दी हुई तलाक में आसानी पैदा करता हूँ। क्यों? इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि एक आदमी पानी के ऊपर लिखता है तलाक। अब पानी के ऊपर क्या चीज़ लिखी जाएगी? यहाँ लिखोगे तो ये रहेगा, ये दूसरा टुंडा यहाँ जाओगे तो वो उड़ जाएगा। आज भी तरक्की याफ्ता दौर के अंदर जो कुछ हम लिखते हैं, तो इसी पर मैंने ये सहूलत पैदा की कि इस तरह की जो दी हुई तलाक होती है वो तलाक वाक़ई नहीं होती, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने लिखा था कि रेत के ऊपर लिखता है, पानी पर लिखता है, तो इस तरह की तलाक वाक़ई नहीं होती। ठीक है। तो माना यह है कि हर वो चीज़ जिसमें वो चीज़ डिलीट हो जाए, देखा ना, पानी पर आपने लिखा, यूं लिखा तो ये रहा, नीचे वाला उड़ गया, यूं तो डाली तो ऊपर वाला उड़ गया। इसी तरह जब आप किसी मैसेज करते हो या आप उस पर ऊपर, तो माना यह है कि ये वो चीजें हैं जो काबिल डिलीट है। अच्छा, इनकी कोई हैसियत नहीं है। शरई तौर के ऊपर जो चीज
काबिल डिलीट हो, जिसको जनाब कैसे अपना पूरा मुकम्मल करने से पहले ऊपर वाला हिस्सा उड़ जाए, नीचे वाला हिस्सा उड़ जाए। जिस तरह मैंने मिसाल दी, हमारे बुजुर्गों ने लिखा रेत है, अब रेत के ऊपर उसने तोए के यूं लिखा, फिर यूं आया, हवा का झोंका आया, ऊपर वाला नुक्ता उड़ गया, तोए की गुड़ाई रुक गई। देखो हमारे बुजुर्गों को अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, चीजें हैं। हाँ, उन्होंने कहा रेत पे लिखा हुआ लफ्ज़ तलाक वाकई नहीं होगा। ठीक है, पानी पे लिखा हुआ वाकया नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि पानी के ऊपर और रेत के ऊपर लिखा हुआ, जैसे हवा का झोंका आया, जिस तरह आया, तोए उड़ जाएगी, लाम उड़ जाएगा, अलिफ उड़ जाएगी, काफ उड़ जाएगा। तो व्हाट्सएप पे जो तलाक दी है या सोशल मीडिया पे दी है वो भी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हर वो चीज उसको मैं आसान कर रहा हूं कि जो काबिल डिलीट हो उससे तलाक वाकई नहीं होगी, नहीं होगा। अब इस सूरत में जो आप फरमा रहे हैं कि एक आदमी कह रहा है कि जी मैं अपनी बीवी मुजम्मत फुला बिन फुला, उस पागल और गधे से पूछा जाए भाई तुझे अपनी बीवी के ऊपर कौन सा ऐसा जनाब गुस्सा आ रहा है, कौन सी ऐसी नफरत आ रही है। देखे ना, मैं देखता हूँ कि जब हम कुर्बान ईद कुर्बान के मौके पे, आप भी देखते होंगे, बच्चों का शौक होता है कि बकरे 2, 4, 10 दिन पहले आ जाए। हाय, तो वो मेरा बच्चा जो है ना वो बड़ा माशाल्लाह, वो 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, और जनाब अब खुदा की कसम जब वो कहते हैं ना ये नानू की बकरी है, नानू की बकरी है, अब वो जनाब नानू की बकरी के साथ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बच्चे खेलते रहे। अब वो जिसका ज़बह का वक्त आता है ना, तो मैं अपने नवासों को देखता हूँ, नानू इसको ज़बह न करो, नानू इसको। जो मोहतरमा आपकी इज्जत है, खुदा की कसम इस मुआशरे के अंदर, हाँ। मैं तो उलमा इस्लाम से कहूँगा और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौजू इख्तियार किया। बिल्कुल, हमारा मौजू यही होना चाहिए कि बीवी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। जो अहलिया मोहतरमा है ये आपकी इज्जत। अच्छा, एक होती है जुबानी कलामी, जैसे खड़ी हुई औरत तो कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक होता, तो तलाक हो जाती है सामने। शाबाश, इसी पर मेरा रिसाला है। खवातीन जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखती है, उसकी कोई वजह है कैफियत जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती। जो उल्लू का पठा कह रहा है कि जनाब मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, तलाक है, तुझे तलाक है, 3 तलाक है, ये तलाक है। मेरी शरीयत कहती है कि इस तरह की बकवास की, मैं बकवास कह रहा हूँ, कोई शरई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं। ठीक है, गुस्से में दी हुई तलाक नहीं है, गुस्से की हालत में दी। मेरे नबी रहमत ने कहा कि 7 लोगों की तलाक की वाक़ई नहीं होती। चलो उलमा भी देख रहे हैं, कुल्लु तलाक जाए। कौन से 7 लोग हैं जी? वो कौन से 7 लोग हैं? बहुत आला बात कर रहे हैं। मगलूब अकल की तलाक वाक़ई नहीं होती, ये तो बड़ा आसान सा लफ्ज़ है। ठीक है। मदहोश की तलाक वाक़ई नहीं होती। तलाक सुकरा नशई की तलाक वाक़ई नहीं होती। ग़ज़बान गुस्से वाले की तलाक वाक़ई नहीं होती। एक हमारे यहाँ मातू होता है, मातू वो ये है कि कभी दिमागी तौर पे ठीक होता है, कभी दिमागी तौर नार्सिसिस्ट, ठीक है। इसको जनाब जब अंग्रेजी में लेते हैं तो बड़ा डॉक्टरों के लिए तो आसान हो जाता है। तो इस तरह, अच्छा इस तरह बच्चे की तलाक वाक़ई नहीं होती। अच्छा, बाद जब आपने देखा होगा कि बच्चे सोए होते हैं और बोल रहे होते हैं, फरमाया जो सोया हुआ है। हमारे घर में एक मोहतरमा थी, अल्लाह उनको जन्नत में पहुंचाए, वो सारी रात जो है ना, जो कुरान पढ़ रही है, जो बोल रही है, जो उसके साथ जो बेचारा कमरे में सोया होता था वो कहता जी मैं तो साथ वाले कमरे में जाके सोता हूँ। इसी तरह जो सोया हुआ है उसकी तलाक वाक़ई नहीं होती। ठीक है। तो माना ये है कि मैंने जो रिसाला लिखा कि कैफियत जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती आजम है, उन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती अब्दुल कवी तुमने तो कहा है कि इसकी तलाक भी नहीं होती, इसकी भी नहीं होती, इसकी भी नहीं होती, इसकी भी नहीं, फिर किसकी होती है? हाँ, आगे मैं मुफ्ती अब्दुल कवी था। मैंने कहा बदरुस्ती होशो हवा से खमसा बिला जब्र इकरा, ये तलाक वाक़ई होगी। और ये तलाक तो 100 में से 1 भी नहीं होती। अच्छा, निकाह के वक्त गवाह मांगते हैं जी, गवाह का होना जरूरी है। आपका जो वली है वो बाप आपको देगा, हुक्म देगा तो आप निकाह भी कर सकते हो। वली की इजाजत के बगैर निकाह भी मुमकिन नहीं है, बदस्तूर वो अल्लाह ना करे यतीम हो। तो तलाक गवाहों के बगैर कैसे हो सकती है? मैं चूंकि तमाम जितने मकाते में फिक्र है, उनकी जितनी फिक्र हैं, सबको मैंने पढ़ा है। हमारे अहले तशय्युई उलमा बड़े ज़हीन हैं, बड़े काबिल हैं। उनके यहाँ निकाह के लिए गवाहों की इतनी पाबंदी नहीं है। वो मुफ्ती साहब वाला फतवा के मोहतरम और मोहतरमा की जो रजामंदी है उसी का नाम निकाह है।
लेकिन तलाक के लिए उन्होंने कहा सीगा हो। निकाह के अंदर जो शामिल हुए थे गवाह, उनमें से एक गवाह जरूरी है। फिर तलाक को उन्होंने इतना मुश्किल कर दिया कि तलाक होती नहीं है। जब तक दरमियान में मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब की बुलाई कोई अच्छा आलिम काली पगड़ी वाला सफेद पगड़ी वाला ना है, उस वक्त तक अहले तशय्युअ के यहाँ तलाक वाक़ई नहीं होती। हमारे अहले सुन्नत के यहाँ तलाक जो है वो बिल्कुल उन्होंने आसान कर दिया। 1 2 3 तो माना यह है कि बीवी गई। मुफ्ती अब्दुल कबीर ने दरमियाना रास्ता निकाला है। जी, क्या दरमियाना रास्ता क्या है? वो ये है कि कैफियत को देखो। कैफियत आपने बताया। मैंने अब आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मुफ्तियान किराम को कह रहा हूँ कि आप ये तो पूछते हो कि तुमने क्या कहा। वो गधा कहता है मैंने कहा जी 1 2 3। तुमने कहा अस्तगफिरुल्लाह बीवी हराम। भोले आगे एक और सवाल भी तो करो कि तुमने तलाक दी क्यों है? बीवी जैसी नेमत, बच्चों की मां जैसी नेमत, जिसके साथ तुम्हारा 2 साल से 3 साल से 6 साल से ताल्लुक है, उसको क्यों तलाक दे रहे हो? वजह तो मैंने रिसाला लिखा कि कैफियत जिनमें तलाक वाकई नहीं होती। खुदा हमारे ड्रामाज में, हमारी मूवीज में हम देखते हैं हर दूसरे ड्रामा में वो तलाक दे रहा होता है, वो औरत जो होती है वही जो निढाल पड़ जाती है और वो 3 तलाकें सुन लेती है। मगर इसके जो शरीयत है, जैसे आपने बताया है कि इस तरह के 7 चीजें होनी चाहिए तब तलाक जो है नहीं होती या तलाक होती है। तो ये चीजें दिखाना जो है, ये हम कहते हैं ना कि लोगों के अंदर एक आसानी नहीं पैदा करे कि तलाक भी 1 मिनट में हो गई। निकाह के वक्त उनको इतने मसाइल, तलाक के वक्त 2 मिनट लग गए। आपने 2 बातें की। पहली बात तो यह है कि ड्रामे के अंदर और फिल्मों के अंदर जो तलाक दी जा रही होती है वो मोहतरमा तो उसके निकाह में भी नहीं होती। और तलाक तो उसको होगी ना जो पहले गाड़ी वही मेरे पास होगी ना जिसको मैं बेचूंगा। जब गाड़ी ही मेरी नहीं है तो मैं क्या बेचने की तरफ जाऊंगा? ड्रामों के अंदर और इनके अंदर जब एक मोहतरमा को तलाक दी जा रही होती है, चूंकि वो मोहतरमा तलाक देने वाले के निकाह में ही नहीं होता, तो माना यह है कि उसकी तलाक की कोई शरई हैसियत नहीं। मुफ्ती अब्दुल कबीर तो आसानी पैदा करने वाला है। इसी तरह 1 2 3 कहने वाला, उसके लिए भी मैं आसानी पैदा कर रहा हूं कि तुमने सवाल किया तुमने क्या कहा, उसने कहा 1 2 3। नहीं नहीं नहीं, आगे चलो। तुमने क्यों कहा? जब क्यों में आओगे तो 7 लोग हैं, इनकी तो तलाक ही नहीं होती। नहीं होती। तो माना ये हुआ कि मेरी तहकीक के मुताबिक सिर्फ वही तलाक होगी। एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने आपका रिसाला पढ़ा 24 सफ़े का और आपने बड़ी उम्दा गुफ्तगू की है, हवाला भी दुरुस्त है, तो ये बताएं कि क्या गुस्से में तलाक नहीं होती? मैंने कहा यही तो आप उलमा की तरफ से और अवाम की तरफ से एक सादा सी बात है, जो तलाक होती भी गुस्से में है। मैंने कहा गुस्से में नहीं होती। कब होती है? अच्छा मुफ्ती साहब एक मिनट, बिल्कुल। उनका कब होती है? मैंने कहा नाराजगी में। अच्छा ठीक है, नाराजगी में। एक सवाल में आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, फिर हम साथ साथ किचन का भी रुख करते हैं। और नाजिश जरा जल्दी से बता दें कि हमारे सैंडविचेस तैयार हैं। जी बिल्कुल, मैं संभल कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने उसकी नाम क्या लेते स्टेक कर ली थी। ठीक है, जो मैं आपको कहती थी स्लाइस करके आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे कट करके इसको कर लिया और इसे मैंने पैन पे पैन स्लिक किया। अब मैंने नीचे लेयर लगाई आइसबर्ग की, टोमेटो की, लाइक लेयर लगाई आइसबर्ग की, टोमेटो की, फिर एग फ्राई एंड चीज। देख ले बनाता कौन है, खाता कौन है। चीज और इसके ऊपर एक और स्लाइस लगा के इसको प्यारा सा कट करके मैं सर्व करूंगी। ठीक है, आप सर्व डिश आउट करें, हम फिर आपके पास भी आएंगे और देखेंगे कि डिश आउट आपने कैसे प्रेजेंट किया है। मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, अच्छा एक और चीज, अगर तलाक हो जाती है, औरत के पास कोई घर नहीं रहने को, तो क्या वो अपने तलाक का प्रोसेस चल रहा है, एक फिर दूसरी फिर तीसरी, तो वो अपने मियां के घर में रह सकती है? वाह वाह वाह, मैं कहता हूँ बहुत ज़हीन हो रहा तो आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि जामे अज़हर से भी मैंने तालीम पाई, मदीना यूनिवर्सिटी से पाई। जामे अज़हर के अंदर यही मामला, उस इजलास में मैं भी था, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। मैं तो कहूँगा कि बीबी मरियम नवाज साहब से अगर मेरी मुलाकात होती है तो उनको भी मैं कहूँगा, तलाक देने वाला इस शो के बाद आपकी हो जानी है। जरूर 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 जरूर, आमीन। क्योंकि मैंने तो इसलिए बातें करनी है, मैंने अल्लाह माफ़ फरमाए। जामे अज़हर वालों ने जिस मजलिस में मैं खुद मौजूद था, उन्होंने तय किया 2 बातें। वाह 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 वाह। अगर बीबी मरियम साहब ये दोनों काम कर जाए तो खुदा की कसम दीन भी बेहतर रहेगा, दुनिया भी बेहतर रहेगी, अपना सेहत जिंदगी भी बेहतर। तलाक देने वाला बदनसीब उस वक्त तक इस बीवी को नान और नफका और घर देता रहेगा
जब तक कि आगे उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ जाता। अच्छा। मुफ्ती अब्दुल कवी जिंदाबाद। अच्छा, इसी तरह जो खामद फौत हो गया है, हाँ, अगर तो उसकी औलाद वगैरह है फिर तो बच्चों के पास रहेगी। अगर जनाब उसकी औलाद नहीं है, बेचारी तने तनहा है, खामद चला गया, वो उसी का घर है जब तक कि आगे उसके लिए मुनासिब रिश्ता नहीं आएगा। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, मुझे पता है कि आपका प्रोग्राम खूब देखा जाता है। मैं वजीर कानून साहब तारर साहब को भी कहता हूँ, अपनी बहन और भतीजी मोहतरमा मरियम नवाज को खुदा की कसम ये फौरी तौर पर 2 कानून नाफिज करो। ठीक है। तलाक देने वाला बदनसीब उस वक्त तक अपनी पहली वाली बीवी जो है जिसको तलाक दी है उसको उस वक्त तक रिहाइश भी देगा, उस वक्त तक नानो नफका भी देगा, अपने घर में भी रखेगा जब तक कि उसका आगे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ जाता। ठीक है। इसी तरह अगर कोई आदमी फौत हो जाता है, उसकी औलाद मौजूद है, फिर तो माँ है, बच्चों में रहेगी। और अगर नहीं है तो जब तक आगे उसका मुनासिब रिश्ता नहीं आता वो अपने खामद के घर, मरहूम के घर में रहेगी। ये 2 कानून इस्लाम के मुताबिक हैं, शरीयत के मुताबिक हैं, क्योंकि मेरे नबी रहमत रहमतुल्लिल आलमीन है, आपका दिया हुआ दीन दीन रहमत है। ठीक है। और अगर मर्द, हमारे यहाँ मर्द अक्सर तलाक नहीं देते क्योंकि उनको फिक्र होती है हमने इनको मेहर भी अता करना पड़ेगा, लीगल प्रोसीडिंग्स भी होंगी, जो जेवर होता है वो भी चला जाएगा, और भी बड़े मसाइल होते हैं, तो खवातीन खुला लेती हैं। क्या जो खुला लेने वाली खातून है वो भी उस मर्द के घर में रह सकती है जब तक खुला ना हो पूरी? शाबाश। मुझे आपकी जिहानत पे बड़ा आपको एक बात बताता हूँ। बात यह है कि हमारे यहाँ जो खुलो है ना और तनसीख है, कचहरी की तरफ जाएं अदलिया से माजरत के साथ। परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुझे एजाज़ जाता है कि हमने बनाया था कि ख़वातीन के जितने केसेस हैं इनके 3 महीने में फैसले किए गए। ठीक है। अब खुलो के लिए, तनसीख के लिए एक शरीफ मोहतरमा कचहरी में जो जाए, क्यों जाए, इसका भी मैंने हल निकाला। इस्लामी अदालत इंसाफ हमने जनाब बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडवाइजर भी रहा अपने शरिया को, बिल्कुल शरिया काउंसिल का। उस सूरत में हमने कहा कि आप मोहतरमा जो है, अब मैंने सैकड़ों ऐसे फैसले किए, मोहतरमा को आने की जरूरत ही नहीं, घर में रहे। वकालना फी बुयूतिकुन्ना कुरान का हुक्म है। शनाख्ती कार्ड का फोटो स्टेट भेजे, ठीक है, टेलीफोन पर, हाँ मेरी बेटी तुम्हारा क्या नाम है, हाँ क्या चाहती हो, वो जी मेरा खामद ना नफका देता है, ना खर्चा देता है, ना मेरे हक अदा करता है, ना ये करता है, ना वो करता है। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मेरा एक रिसाला आने वाला है, लेकिन आज आपकी वजह से पेशगी बता रहा हूं। सिर्फ 4 महीने या उससे ज्यादा जो बदनसीब खामद नान और नफका बीवी को नहीं देता, जो उसके हुकूक अदा नहीं करता, ठीक है, सिर्फ 4 महीने और उससे ज्यादा में हमारी इस्लामी अदालत इंसाफ से राब्ता करे, पहली ही पेशी पर उसके उस निकाह को खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? कि इसके जिम्मे था नानो नफका देना, इसका जिम्मे था किफालत करना, इसके जिम्मे था हुकूक अदा करना। जब न ये हुकूक अदा कर रहा है, न नानो नफका दे रहा है, न किफालत कर रहा है, ये खामद बदनसीब इस काबिल भी नहीं कि मोहतरमा बेचारी मजीद इंतजार करे, तो खुला हो जाएगी, खुलो हो जाएगी, तनसीख हो जाएगी। ठीक है। खुलो का माना ये होता है कि खामद के अंदर किसी तरह का कोई ऐप नहीं है, कोई कमी नहीं है। अच्छा। किसी तरह बस औरत नहीं लेना चाहती। आपको मैं बताऊं कि जब मैं यूरोप जाता था तो मैं यही बात कहता था, मैंने कहा अलहदगी के लिए अल्लाह रसूल ने इख्तियार दिया है मर्द को जिसका नाम तलाक है, लेकिन तलाक के अंदर भी तफवीज़ है तलाक। मैं बहुत जगह पे निकाह पढ़ाने जाता हूँ ना, तो वहाँ देखता हूँ कि मोहतरमा तालीम याफ्ता है और खामन जो है वो फुफ्फी का बेटा, फुला बेटा और बिल्कुल जाहिल और सादा सा है, तो मैं तलाक का इख्तियार ही मोहतरमा को दिलवा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके पे तनसीख, ठीक, यानी औरत को अल्लाह ने 3 इख्तियार दिए हैं, तफवीज़ तलाक, तनसीख और खुलो, और मर्द को एक इख्तियार दिया है जिसका नाम तलाक है। जहां मैं देखता हूं कि बच्ची हमारी तालीम याफ्ता है, सियानी है, दाना है, और ये खामन जो है ये जरा बेचारा लाउबाली सा है, सिर्फ बिरादरी की वजह से, बिट्टू के कजन है, ये है, वो है, प्रेशर में है, तो वहां हम तलाक का इख्तियार ही मोहतरमा को। ठीक है,
ठीक कि है। मोहतरमा जनाब देखेगी तो औरत खुला के बाद, खुला के प्रोसेस में मर्द के घर रह सकती है? मैं तो कह रहा हूं कि मरने की सूरत में भी रह सकती है, तलाक की सूरत में भी रह सकती है, और खुला की सूरत में भी रह सकती है, खुलों की सूरत में भी रह सकती है। बस यही बात खत्म हो गई है, बल्कि मजीद बातें करनी है, लेकिन हम जरा किचन का रुख कर लें। खाना भी तो बहुत जरूरी है मुफ्ती साहब। में खुशबू तो आ रही है, खुशबू आ रही ना, तो मैं किचन का रुख करती हूँ। वहाँ हमारे जो है कोल्ड क्लब सैंडविचेस तैयार हैं, इसके साथ साथ नगेट्स आज तैयार किए हैं, और हमने कौन सा सैलेड है नाजिश? गार्डन सैलेड। गार्डन सैलेड तैयार किया है। तो व्यूअर्स, आपने देखा जिस तरह नाजिश डिश आउट कर रही है। डिश आउट भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करता है। साथ डिप्स हमने लगाई हैं, और डिप्स में जो है थाउजेंड आइलैंड से नाजिश बताओ। थाउजेंड आइलैंड उसके साथ गार्लिक सॉस है हमारी, ठीक है, और उसके साथ हमारी चिली स्वीट एंड सावर सॉस है, ठीक है। साथ में गार्डन सैलेड है, क्लब सैंडविच और नगेट्स है। तो ये जो हमारे जो लंच बॉक्सेस के जो मसाइल थे वो हमने आपको हल करके बता दिए हैं कि अब जल्दी से अपने जो शोहरों को आप दें क्लब सैंडविचेस और साथ सैलेड दें, ताकि डाइट का भी उनका ख्याल रखें, और साथ बच्चों को नगेट्स दें। नाज़िश, ये सारा प्रेप करने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, इतना इसमें टाइम नहीं लगता। जैसे कि मैंने बताया था, आप चिकन मैरिनेट करके रख लें, ठीक है। इवन कि आप उसे अगर कोल्ड में बनाना, आप उसे कुक करके भी रख लें। अगर आपने ऐसे सैंडविच बनाए, इसे रैप करके आप फ्रिज में भी रख लें। जब आप इसको निकाल के अपनी किटी पार्टीज वगैरह के लिए भी, हाई टी के लिए भी आप इसको रखेंगे, ये बहुत रिफ्रेश रहेगा। जैसे सैलेड मैंने पहले बताया ऐसे, हाँ, नगेट्स आप ऑयल हल्का सा ऊपर रखे, जैसे गेस्ट आए नगेट्स अंदर डालें। अच्छा, जो लोग ऑयली नहीं खाना चाहते वो एयर फ्राई कर सकते हैं? बिल्कुल एयर फ्राई कर सकते हैं उसको। आप इसको बेक भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के घर एयर फ्रायर नहीं होता, ठीक है, तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं या ओवन में बेक कर सकते हैं। ओवन का काम भी तकरीबन 80% जो होता है वो एयर फ्रायर वाला ही होता है। ठीक है। तो मुफ्ती साहब भी हमें देख रहे हैं, उनको भूख भी लग रही होगी, लेकिन आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का आज हमारा किचन जो है वो संभाला है और हमेशा संभालती हैं। तो मैं मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब की तरफ रुख करूंगी कि हमारी बात जो गुफ्तगू हो रही है वो बहुत ही सेंसिटिव गुफ्तगू है, और ये तमाम खवातीन के लिए एक तरह से मशले राह भी है, बिकॉज हम अक्सर सवालों के जवाब ढूंढते हैं मगर हमें नहीं मिलते, क्योंकि हम डिफरेंट फिकाओं से राब्ता करते हैं, हर फिका अपने मुताबिक बात करता है। लेकिन आज हमने जनरल बात की है, जनरली क्या हुक्म है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या अहकामात जारी किए गए हैं, और औरत का तहफ़्फ़ुज़ कितना जरूरी है। औरत तलाक के बाद कहां जाए, औरत खुला के बाद कहां जाए। माँ बाप अक्सर तलाक के बाद नहीं एक्सेप्ट करते अपनी बेटियों को, वो कहते हैं तुम्हारा जनाजा उसी घर से उठे। बिल्कुल हकीकत। मोहतरमा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक केस आया, अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 केस मैं रोजाना सुनता हूँ। अच्छा, मेरी आदत है कि वैसे भी मेरी आंखें ठीक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जब बैठता हूँ इस्लामी अदालत में तो ऐनक उतार के बैठता हूँ, और जब वो खवातीन का मसला सुनना हो तो आंखें बंद करके बैठता हूँ। हाय, तो मुझे मोहतरमा कहने लगी, हाँ, कहने लगे मुफ्ती साहब आप घर आबाद करेंगे तो फिर भी यही खामद है। हाय हाय हाय, वाह, क्या बात कर दी है। तलाक अगर कहेंगे फिर भी यही खामद है, जिंदगी में भी यही खामद है, मरने के बाद भी यही खामद है। मैंने जब कहा कि ये मोहतरमा इतनी जुर्रत के साथ अपने खामद के साथ मोहब्बत का इजहार कर रही, मैंने जब यूं तवज्जो की ना, खुदा की कसम ऐसे मुझे पता चला कि ये हीमा मालिनी मेरे इस्लामी अदालत में आई बैठी, इतनी खूबसूरत तरीन औरत। और जब मैंने उसके खामद को देखा और मैंने उसके घर को आबाद किया, वो जब उठा तो वो एक टांग से माजूर से यूं चल रहा था। हाय हाय हाय, मैंने उस बेटी को बुलाया, मैंने कहा बेटी, मेरी तरफ से हुजूर का पैगाम सुनते जा कि तेरे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। कितनी बड़ी कुर्बानी। माजूर खामन। और जुमला सुने जी, तलाक मुफ्ती साहब हो गई है तो फिर भी यही खामन, तलाक नहीं हुई तो फिर भी यही खामन, जिंदगी अब गुजारूंगी सारी जिंदगी, अगर तलाक हो गई है फिर भी यही खामन। औरतें की वफा ये है। और मेरा वो गधा खामन साहब 1 2 3, फिर हमारे मुफ्तियान किराम को देखो, कोई आसानी नहीं। ये तो खुदा की कसम मुफ्ती अब्दुल कबीर रहमत है, रिसाला लिखा है। एक और सवाल है, पता नहीं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना आप चाहिए। बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइएगा कि अगर औरत खुला लेती है उसे मर्द से वापस निकाह हो सकता है? खुलो के अंदर इस्लाम ने ये सहूलत रखी है कि क्योंकि खुलो का माना यह है कि खामद के अंदर ये एक बात याद रखें, ये हमारे जज साहबान को भी मैंने कई दफ़ा समझाया, बहुत सारे जजेस अलमार हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के मेरे मेहरबान हैं। मैंने कहा तनसीख एक अलहदा चीज़ है, खुलो एक अलहदा चीज़ है।
तनसीक का माना यह है कि खामद के अंदर कोई ना कोई कमी है, खर्चा नहीं देता, किफालत नहीं करता, हुकूक अदा नहीं करता, प्यार से नहीं बोलता, मोहब्बत से नहीं रहता, जिस्मानी तौर पे फिटनेस नहीं है, ये तनसीक है। खुलो ये है कि नानो नफ़का भी दे रहा है, सेहत के हवाले से भी ठीक है, हुकूक के हवाले से भी ठीक है, नानो नफ़का के, फिर भी औरत कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती। हमारे जज साहबान क्या लिखते हैं बड़े अदब के साथ, भाई मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम मुझे यकीनन है कि आप सब लोग सुनते भी हैं, बड़ा वायरल होता है, इसलिए कीमती बातें कर रहा हूँ। तनसीक बर बिना खुलो, मैंने कहा ये तो ऐसे है, 4 रकात नमाज मगरिब, अल्लाह अकबर, भाई 4 रकातें हैं तो मगरिब नहीं, मगरिब है तो 4 रकातें नहीं। आज के बाद खुदा ना, जितने मेरी फैमिली कोर्ट की जजेस हैं, खवातीन हैं या मर्द हैं, उनको मैं ये कह रहा हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, या फैसला तनसीक का किया करो या फैसला खुलो का किया करो। अब खुलो के अंदर इस्लाम ने ये इजाजत दी है, चूंकि औरत के अंदर अलहदगी है और वो खामद के साथ नहीं रहना चाहती, उसका हक है, मैं उसकी तायद कर रहा हूँ, लेकिन खामद के अंदर फाल्ट नहीं है, वो मिन्नत कर रहा है। मैं इस सूरत में इस्लाम ये रुख्सत देता है, इजाजत देता है, सहूलत देता है कि अगरचे खुलो हो जाए फिर भी औरत जो है दोबारा निकाह के बाद अपना घर आबाद कर सकती है। बस यही पूछना चाहती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आपने आके कहते ना कि जो गुत्थियां थी वो सुलझा दी हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसी चीजें जो हम देखते हैं रोजाना सोशल मीडिया पे, और वाकई हम वाकई खौफजदा हो जाते हैं कि हम किस माशरे में पैदा हुए और वो माशरा हमें क्या सिखा रहा है, और ऐसी चीजें जब वो आती है सामने तो वाकई आपके होश उड़ जाते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आपको बताएं कि तलाक जो है उसको इतना आपने आसान बना दिया, इतनी आसान नहीं है। व्यूअर्स, मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।